ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोगों ने कल क्या क्या पढ़ लिया? कल आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले कल हम लोगों ने इंडिया में होने वाले डिजास्टर को लेकर के बात की थी कि भाई इंडिया में किस तरीके के डिजास्टर होते हैं। क्या पहले तो डिजास्टर क्या होता है ये समझाया था, फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई मैन मेड डिजास्टर एंड जो आपका नेचुरल डिजास्टर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताया था। इसके अलावा इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कि भारत में किस तरीके के डिजास्टर्स हैं। तो भारत के डिजास्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो भारत में मैंने आपको माउंटेनियस रीजन पर बात की थी कि माउंटेनियस रीजन है जो वहाँ पर जो डिजास्टर्स हैं उनके बारे में किस किस तरीके के होते हैं। तो जिसमें हमने क्या देखा था? वन इज लैंडस्लाइड, भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन। ठीक है, दूसरा है बादल के फटने वाली आपदा। ठीक है, बादल के फटने वाली आपदा। तीसरा है फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड। ठीक है, और चौथा मैंने यहां पर आपको भूकंप बताया था, यही बताया था, है ना, यही बताया था। कोई है क्या? अच्छा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो हमने बात की थी वो क्या था कि कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप यहाँ प्रेजेंट नहीं है डज नॉट मीन आपको टेस्ट नहीं देना है। आपको ग्रुप पे कर भिजवा दिया जाएगा या फिर आपको पर्सनली भिजवा दिया जाएगा पीडीएफ, और आप घर से दे करके उसको सबमिट कर दीजिएगा। और प्लीज़ चेक आपका क्या रिजल्ट है, क्या कैसा है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है कि आज ना दे करके हम परसों दे देंगे, कभी और दे देंगे। ठीक है, गया तो गया। देना है तो आज देना है, नहीं देना, हाँ ये जरूर फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए कर सकते हैं कि आज रात के 12 बजे तक आप दे सकते हो। आज की डेट में अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो फिर दोबारा आप, मतलब वो सेम टेस्ट आप दोबारा नहीं दे पाएंगे। तो इस बात की स्ट्रिक्टनेस है जो, हाँ टुडे इज माय एग्जाम, तो ठीक है एग्जाम एग्जाम दे के रात को 10 से 12 दे देना। ठीक है, आप एग्जाम दे लो बेटा, और फिर उसके बाद रात को 10 बजे बैठना और 10 से 12 दे देना एग्जाम। आपका एग्जाम है, मैं समझता हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज की डेट में उसको देना है आपको। ठीक है, और चलो कल संडे है, वैसे अगर नहीं भी दे पाओ तो कल दे देना। एग्जाम वाला मामला है बस इसलिए। ठीक है, एग्जाम वाला मामला है इसलिए, अदरवाइज कोई और रीजन से अगर कोई भी आउट है तो ऑन कैमरा मैं ये बात अनाउंस कर रहा हूँ कि फिर वो नहीं दे पाएगा एग्जाम। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हम रख सकते हैं, जैसा कि टीना का एक्सेप्शन है कि वो एग्जाम का मामला है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की वजह से अगर आप एब्सेंट हैं तो वी कैन कंसिडर समथिंग एल्स, अदरवाइज नो कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये बात मैं भूल जाऊंगा क्लास के बाद, आप में से कोई मैम को कन्वे कर देना। ठीक है, कि बेटा प्राची एक बार मैम को बुला दो, मैं ही बता देता हूँ, एक बार मैम को बुला भी दो। ठीक है, तो सिर्फ सिर्फ यही होगा। ठीक है, तो इस मामले में ये जो एक टेस्ट होता है जो पूरे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद होता है, बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है। ठीक है, एक ना एक कोई ना कोई हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कमी छोड़ देता है जिसकी वजह से इरिटेशन होता है। तो ऐसा क्यों करते हो? सैटरडे को जब बता रखा है कि आप लोगों का टेस्ट होता है और मैंने कब से बता रखा है, तो आइए प्लीज़। मैम जो ये टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, जो भी होगा, ठीक है, इसके लिए आप चाहे तो ग्रुप में एक मैसेज भी ड्रॉप कर दीजिए। जिस जैसे आज टेस्ट है, तो अगर स्टूडेंट आज रात के 12 बजे तक, हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिनिमम कर सकते हैं कि आज रात के 12 बजे तक वो टेस्ट दे करके अगर हमें सबमिट कर देता है तो हम कंसिडर कर लेंगे उसका टेस्ट। अदरवाइज कल उसको पीडीएफ वीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा, टेस्ट छूट गया उसका फिर। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस, जैसे किसी का एग्जाम है उस पर कुछ एक्सेप्शन मान सकते हैं कि संडे भी आप दे सकते हो। अदरवाइज कि मैं नहीं आ पाया था, ये हो गया था, वो हो गया था, इस वजह से अगर किसी का टेस्ट रुकता है तो वो गया। सैटरडे को अगर कोई आता है तो टेस्ट दे, और पूरी कोशिश ये है कि यहीं आके टेस्ट देना है, घर से आकर के कभी भी देना है। मतलब ये क्या घर घर मतलब वो बना रखा है बिल्कुल कि जब मन करेगा आएंगे, जब मन करेगा नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे भारत में जो भी आपदा के जोखिम है उसको लेकर के। तो भारत में लेकर के जब हमने पढ़ाई की थी तो वो एक चीज हमने माउंटेनियस रीजन को पढ़ा था। ठीक है, माउंटेन को पढ़ा था, और अब माउंटेन में होने वाली 4 तरीके की आपदाओं को पढ़ा था।
एक लैंडस्लाइड, ठीक है, एवलांच और लैंडस्लाइड एक साथ पढ़ाया था मैंने। दूसरी चीज मैंने क्या पढ़ाया था कि माउंटेनियस रीजन में क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, बादल फटने की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज मैंने बाढ़ के लिए बताया था कि बाढ़ जैसी समस्याएं आती हैं। चौथी चीज मैंने आपको बताया था कि भूकंप भी आते हैं उन जगहों पर, भूकंप भी आते हैं उन जगहों पर, ठीक है। तो ये चार प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, ठीक। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है जो हमने डिस्कस किया था वो था कोस्टल एरिया, ठीक है, कि कोस्टल एरिया में होने वाली प्रॉब्लम्स। तो कोस्टल एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने कि सर एक साइक्लोन्स आते हैं, एक साइक्लोन्स आते हैं, दूसरा सुनामी को लेकर के हमने डिस्कस किया था कि सुनामी भी आता है और इनके कारण बढ़ जाता है भागी। और क्या प्रॉब्लम होती है बताइए आप, और कोई है प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में आ रही हो कोस्टल एरिया में आने वाली प्रॉब्लम? है ना, कोस्टल एरिया में आने वाली प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में आ रही हो? बाढ़, उसकी वजह से भी बाढ़ आती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी एक है, बट बाढ़ एक सेपरेट टॉपिक है तो वी विल डिस्कस इट देयर, ठीक है। अब जो मैं इंडिया के बारे में जब बात कर रहा हूं तो इंडिया के बारे में दो हिस्से आपने देख लिए, एक माउंटेनियस रीजन ऊपर वाला और एक कोस्ट वाला नीचे वाला देख लिया। तो भारत का ये हिस्सा आप लोगों ने देख लिया कि यहां पर किस तरीके की समस्याएं हैं और यहां पर किस किस तरीके की समस्याएं, ठीक है। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं बीच में, ठीक है। तो इस जगह पर नदियां भी बहुत हैं, नदियां बहुत हैं। तो नदियों के कारण क्या जो होने वाली समस्या है, तो मतलब हिमालय की नदियों से होने वाली जो समस्या है वो क्या है, बाढ़ वाली। तो आप लिखिए प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द हिमालयन रिवर्स, या हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। तीसरा, तीसरा हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां या हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स से इनसे जो होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनसे आती है बाढ़, ठीक है। तो हम वहां ना कंसिडर करें, मतलब कोस्ट की वजह से भी बाढ़ आती है। कोस्ट से जो बाढ़ आती है उसके पीछे कुछ ना कुछ मैनमेड रीजन आ जाता है कि कोस्ट में हमने क्या किया, किनारे किनारे हमने मान लीजिए पाथवेज बना दिए, सीमेंटेशन कर दिया, तो उसकी वजह से बाढ़ आएगी, तो वहां पर मैनमेड इशू आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये नेचुरल इशू है, क्यों, क्योंकि हिमालय में नदियां हैं और हिमालय की जो नदियां हैं उनमें कोर्स चेंज होता है या कुछ लो एरियाज आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो अभी मैं रीजंस आपको बताता हूं। तो मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम है इनसे आने वाली वो है फ्लड, फ्लड या बाढ़, ठीक है, फ्लड या बाढ़। अब हम इसके रीजंस बता, तो जैसे हम एक एक करके देख रहे हैं। तो एक हमने एक हमने क्या देखा, पर्वत वाला, दूसरा हमने कोस्ट वाला, तट वाला, और तीसरा हम देख रहे हैं हिमालय की नदियां। अब इसके अंदर रीजन ए, ए लिखो, लिखो, अमाउंट ऑफ सेडिमेंट इज हाई, अमाउंट ऑफ सेडिमेंट इज हाई, अवसादों की मात्रा का अधिक होना, अवसादों की मात्रा का अधिक होना, अवसादों की मात्रा का अधिक होना, अमाउंट ऑफ सेडिमेंट इज हाई। ठीक है, होता क्या है कि फ्लो इन द प्लेन एरिया बिकम स्लोअर, फ्लो इन द प्लेन एरिया, देखो, फ्लो इन द प्लेन एरिया बिकम स्लोअर, एंड देन sediments gets sediments gets deposited, due to which, due to which depth become less, depth become less, and causes flood, and causes flood। मैदानी क्षेत्र में बहाव धीमा हो जाता है, मैदानी क्षेत्र में बहाव धीमा हो जाता है, मैदानी क्षेत्र में बहाव धीमा हो जाता है, और अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं, अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं, और अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं, अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं, अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं, जिसके कारण गहराई कम हो जाती है और बाढ़ आ जाती है।
जिसके कारण गहराई कम हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। जिसके कारण गहराई कम हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। हाँ जी। क्या मेरी ये बात समझ पाए बेटा? प्राची, क्या मेरी बात समझ पाए आप, जो मैंने अभी अभी कहा? मैंने कहा कि बेटा हिमालय रीजन है जो, वहां से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं। हिमालयन रीजन से बहुत सारी नदियां क्यों निकल रही हैं? इसलिए निकल रही हैं क्योंकि वो ग्लेशियर वाला क्षेत्र है। और सर ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, इसलिए वहां से जो रिवर्स निकल रही हैं वो कैसी हैं? पेरिनियल रिवर है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिनियल? पेरिनियल मतलब जहां पर हमेशा पानी रहता है। ठीक है, इट इज अ वर्ड पेरिनियल, जिसको सदावाहिनी, है ना, सदावाहिनी या पेरिनियल बोलते हैं, मतलब कि हमेशा बहने वाली नदियां, जिनके पास जो पूरे साल बहती हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो मानसून आया वहीं, फिर उसके बाद सूख गई। ठीक है, लेकिन यहां पर क्योंकि सोर्स ग्लेशियर है, इसलिए हमेशा यहां से पानी मिलता रहता है। ठीक है, तो यहां पर कैसी नदियां निकल रही हैं? लगातार ऐसी नदियां निकल रही हैं जो जिनके पास पानी है। और ये कहां से निकल रही हैं बेटा? ये स्टीप स्लोप से निकल रही हैं। ठीक है, तो यहां से निकल रही है तो मतलब तेजी से निकलेंगी, क्योंकि ढलान है, ऊपर से पहाड़ी एरिया, और नीचे कहां पर आ रही है ये? नीचे आ रही है प्लेन एरिया में। तो प्लेन में ढलान मिलेगी, तो पहाड़ों से निकल के जब ढलान में आएंगी और फिर ढल तो तेजी से बहेंगी। लेकिन आप लोग कहां से बिलोंग करते हो? आप बेसिकली कहां से बिलोंग करते हो? हरियाणा से? ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्लेन एरिया के बारे में सोचो, हरियाणा इटसेल्फ इन प्लेन एरिया, तो यहां पर जो नदियों की स्पीड देखी है आप लोगों ने, कोई भी नदियों की स्पीड देखी है? वो कैसी देखी है? बहुत तेज देखी है क्या, या ओके ओके देखी है? ओके ओके ही देखी होगी, है ना, बहुत तेज नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि ढलान के जस्ट नीचे जब आएगी तब तो तेज होगी, है ना, लेकिन फिर जैसे ही प्लेन एरिया आएगा तो फिर धीमी पड़ जाएगी। और क्योंकि इसका फ्लो स्लो पड़ जाता है प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया में इसका फ्लो स्लो पड़ जाता है, तो यहां से आ रही है सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है, सेडिमेंट को लेकर के आ रही है। और सेडिमेंट को जो लेकर के आ रही है वो यहां पर तेजी से ला रही है, तो सारा सेडिमेंट बहता हुआ जा रहा है। ये आप देखोगे उत्तराखंड में साफ नदियां मिल रही हैं, है ना। पहाड़ी इलाका है, एक तो ये भी रीजन है कि पहाड़ी इलाका है, तो नीचे कोई मिट्टी वगैरह नहीं है, पहाड़ है, तो पत्थर है, तो पत्थर है तो वो सब कुछ लेकर के बहाती हुई ले जाएगी। लेकिन जैसे ही आप यूपी बिहार में, हरियाणा में, पंजाब इस तरफ जब एंट्री मारती हैं ये नदियां, तो इनके पास जो सेडिमेंट है वो इकट्ठा होना शुरू होता है इन जगहों पर। क्यों इकट्ठा होना शुरू होता है? क्योंकि अब सर स्पीड स्लो हो गई है। और आप जानते हो कि सर यहाँ सीधी सीधी जा रही है, लेकिन जहां पर स्पीड स्लो होगी वहां पर ये मियंडरिंग करती हुई चलेंगी। मियंडरिंग करती हुई चलती, तो प्लेन एरिया में जो नदियां होती हैं वो मियंडरिंग करती हुई चलती हैं, विसर्पण करती हुई चलती हैं। ठीक है, विसर्पण करती हुई चलेंगी, और अपने जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, उनको यहां पर छोड़ती जाएंगी, अवसाद यहां पर छोड़ती जाएंगी। ठीक है, अब समझो एक फ्लड प्लेन एरिया की मैं बात करता हूं। मतलब आप सिंपल सोचो कि यहां पर ये, चलो आप ये मान लो कि इस तरीके से ये एक पहाड़ है। ठीक है, ये एक पहाड़ है, और यहां से क्या है? नदी है जो वो फ्लो कर रही है, नदी है जो वो फ्लो कर रही है। अब नदी जो फ्लो कर रही है, आप ये समझ समझ पा रहे होगे कि सर इस जगह पर, यहां पर ये फ्लो करती हुई जब नीचे आएगी, नीचे आएगी तो क्या होता है? कुछ इस तरीके का, जहां पे गड्ढा मिलेगा तो उन जगहों पर, ठीक है, तो इस जगह पर क्या है कि नदी है जो वो बह रही है। मतलब अगर मैं बताऊं तो नदी का रास्ता क्या है? नदी इस तरीके से बह रही है, और ये उसका फ्लड प्रोन प्रोन एरिया है, मतलब बाढ़ का क्षेत्र बोलेंगे इसको। ये क्या है? बाढ़ का मतलब उफान आएगा तो वो यहां तक आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी, लेकिन नॉर्मली वो इतने में बह रही है ना। यही होता है बाढ़ का क्षेत्र, है ना, जिसको हम फ्लड फ्लड एरिया बोलते हैं, है ना, बाढ़ का क्षेत्र, बाढ़ का क्षेत्र। तो नॉर्मली अगर मैं कहूं तो बह तो वो सर इतने में ही रही है, लेकिन ये एरिया हमें कंसिडर करना है बाढ़ का क्षेत्र। ठीक है, बाढ़ का क्षेत्र होता है ये, कि यहाँ तक ये अपने एरिया को फैलाती है। अब आप ऐसे समझो कि भाई, अब मैं इसी के अंदर इसकी गहराई अलग से सेपरेटली बना देता हूँ कि है ना, आप आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि मैंने कुछ आपको वो बनवाए थे जब ज्योग्राफी पढ़ाया था। तो ज्योग्राफी में लास्ट में मैंने वेदिका या फिर टेरेस, रिवर टेरेस करके कुछ नाम बनाए थे। ठीक है, तो वहां पर ही आप ऐसे कंसिडर करो कि इस तरीके से मान लो कि इस तरीके का कोई एरिया मान लो आप। ठीक है,
कि इस तरीके से यहाँ पर आए। अब बात यह है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि यही वाला वो एरिया मैंने सेपरेटली अलग से बना दिया है भाई, अलग थोड़ी है कुछ, ये लो, ये लो, अलग ऐसा बन गया, ठीक है। तो वही एरिया मैंने अलग से बना दिया। मैं यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब ये अपने अपने साथ वो लेकर के आएंगी क्या, सेडिमेंट्स, तो सेडिमेंट्स कहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा सेडिमेंट। और सेडिमेंट यहाँ इकट्ठा हो गया, क्यों इकट्ठा हुआ यहाँ पर सेडिमेंट, क्योंकि अब जो ये एरिया है ये प्लेन एरिया है, और क्योंकि बेटा ये प्लेन एरिया है तो इसकी वजह से वो स्लो मूवमेंट हो रहा है। स्लो मूवमेंट हो रहा है तो अपने साथ जो ये सेडिमेंट्स को लेकर के आ रही है वो सेडिमेंट को छोड़ती हुई फिर आगे जाएगी, ठीक है। तो जब वो अपने साथ सेडिमेंट को छोड़ेगी तो क्या वो सेडिमेंट यहां जमा नहीं हो जाएगा, ठीक है, जमा हो जाएगा। तो जब बेटा ये सेडिमेंट जमा हो जाएगा तो एरिया इतना ही था, बहना इसको इतने में ही था, तो इसकी मजबूरी हो जाएगी कि अब ये यहां से बाहर निकल के इस जगह तक भर जाएगी। ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया है जो, ये है जो इस जगह पर भर जाएगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप रिलेट कर पा रहे होगे इन दोनों को, इन दोनों को, कि सर पहले ये इतने में बह रही थी लेकिन ये एरिया हम किस में कंसिडर करते थे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, कि बढ़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, ठीक है। अब आप ये बात, बाढ़ कैसे आई, बाढ़ ऐसे आई कि सेडिमेंट जब नीचे भर जाएगा तो उसके पास जगह ही नहीं है, तो वो क्या है अपने पानी को बाहर की तरफ फेंकेगी। तो जब बाहर की तरफ फेंकेगी तो इस जगह तक पूरे में पानी ही पानी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उसका फ्लड प्रोन एरिया, ठीक है। तो ये चीज यहां पर होती है। और दूसरी बात, बाढ़ के आने के कुछ और भी रीजंस होते हैं, जैसे मतलब मेन रीजन तो यही है, जैसे कि कोसी को मैंने कहा आपको, कोसी, कोसी का नाम सुना है आप लोगों ने, बिहार में एक नदी बहती है कोसी, एंड कोसी इज वेरी फेमस फॉर द फ्लड। रीजन, वो अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है बार बार, अपना जो रास्ता है उसको चेंज करती रहती है। तो इसलिए बिहार की शोक, सौरो ऑफ बिहार, कोसी, कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। तो बिहार के आदमी की कभी भी आप स्पीच सुनेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो हमेशा क्या बोलेगा कि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आधे हिस्से बाढ़ से पीड़ित रहता है, आधा हिस्सा सूखे से पीड़ित रहता है, और सरकार मुआवजा ही मुआवजा देती रहती है, ये नहीं कि डेवलपमेंट करके उसको परमानेंट सॉल्यूशन दिखा ले। आधा हिस्से में रहने वाले लोग पर कहते हैं हमें मुआवजा दीजिए कि हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, और दूसरे हिस्से के रहने वाले लोग कहते हैं मुआवजा दो, हमारे यहाँ बाढ़ आ गई। क्या है रीजन, कोसी है बीच में, कोसी बाढ़ ला देती है, और ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है और इस तरफ है जो वो सूखा पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि नदियां अपना रास्ता बदल के उस तरफ पानी गिरा रही हैं, इधर आ ही नहीं पा रहा पानी, ठीक है, समझे। तो कोसी के साथ ये समस्या यहाँ पर होती है। तो फॉर कुछ एग्जांपल्स में अभी आप इसी के नीचे जहां पर भी लिखा है तो ये डायग्राम आप बना लेना, है ना, आप मेरे ख्याल से समझ जाएंगे इससे, ये डायग्राम आप बना लेना। और समझो एग्जाम्पल में आप लिखो कोसी, कोसी, ठीक है। कोसी क्यों फेमस है, कभी भी पूछा, ये इवन पूछ रखा है ऑलरेडी, यूपीएससी ने भी पूछ रखा है कि इट इज वेरी फेमस फॉर फॉर द चेंज ऑफ देयर पाथ, ठीक है, ये अपना रास्ता बदल देती है, ठीक है, मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, मार्ग परिवर्तन के लिए ये जानी जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक नदी है घाघरा, 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 घाघरा का नाम सुना है, घग्गर इज डिफरेंट एंड घाघरा इज डिफरेंट, इसीलिए मैंने घाघरा पर फोकस किया। घग्गर इज अ रिवर फ्लोइंग इन अ राजस्थान वाला एरिया, जिसको सरस्वती के नाम से जाना है, जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आपके हरियाणा में है, वहां पे उसके सोर्सेस मिले हैं, जो वो घग्गर है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द घाघरा, आई एम टॉकिंग अबाउट द घाघरा जिसको आप सरयू नदी के नाम से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से जानते हैं, जिस पर, सरयू नदी में क्या हुआ था मनिंदर, सरयू नदी में क्या हुआ था, क्या हुआ था सरयू नदी में, सरयू सरयू नदी क्यों फेमस है, भगवान राम ने वहां पर समाधि ली थी। अरे हंस रहे हो, अरे क्यों नहीं पता है, खैर इतना तो पता होना चाहिए ना कि सरयू नदी के कोस्ट पे अयोध्या इज सिचुएटेड। अयोध्या कहां पर है, सरयू और अयोध्या को आप माइथोलॉजिकली देखो या ना देखो, आज पॉलिटिकली देख, आज बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो पॉलिटिकली गढ़ बन गया है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा काम जहां पे किया वहीं से हारी है बीजेपी, भाई अयोध्या राम मंदिर बना दिया उन्होंने और अयोध्या से इलेक्शन हार गए, मजे की बात है ना, ठीक है। तो ये बड़ी मतलब चौंकाने वाली बात थी कि इतना काम किया, इतना काम किया, लेकिन उसके बाद वहीं से हार गए। क्यों हारे, क्यों हारे, क्या हुआ होगा ऐसा कि हार गए, इतना काम करने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए क्या लोगों को। मथुरा गया आप में से कोई, मथुरा गए हो घूमने, सब गए होंगे मथुरा, पास में, गए हो कि नहीं गए, वहां भी नहीं गए, अरे वहां तो गए हो आप,
तो अब फिर जल्दी से हो क्या हो। ठीक है मथुरा, मतलब बहुत मज़ा नहीं आएगा। बहुत मज़ा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है वो। कंजेस्टेड एरिया। आप कब गए थे आप लोग मथुरा? जो भी गया है आप में से, वो कब गया है? 5 साल पहले गए थे? हैं? मतलब ठीक है, उसी टाइम पे गए हो जब वो कंजेस्टेड था। अभी भी और ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। जैसा मथुरा है वैसा ही अयोध्या था, कंजेस्टेड कंजेस्टेड, गलियों गलियों में घुस घुस करके आप वहां पर जाते थे। अब मजे की बात यह है कि जब वहां के डेवलपमेंट करोगे तो गलियों गलियों को चौड़ा करोगे, तो चौड़ा करने के लिए घरों को तोड़ोगे, ठेलों को हटाओगे, और वोट कौन देगा? लोकल का आदमी। आपने डेवलपमेंट तो कर दिया, लेकिन लोकल वाला को 1 साल तक तो खाना पानी नहीं मिल पाया, क्योंकि रिहेबिलिटेशन नहीं किया ठीक से, इम्प्लीमेंटेशन। और ये वैसे तारीफ की बात भी होनी चाहिए कि जब भी डेवलपमेंट होगा तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। रीजन इज कि उनमें से सबसे पूछो कि क्या तुम्हारे खुद के घर है? ये नहीं है किसी के घर। सबने अतिक्रमण कर करके वहां पे खींच रखे हैं घर। आप जाओ, मथुरा गए होगे तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि ये कितनी बेकार सी जगह है। क्या वहां पर आप लोगों को धार्मिक आस्था वाली फीलिंग आ पाई? एक दो जगह हो सकता है, आप लोग जब खुले खुले में पहुंच गए होगे तो लगा होगा कि हाँ यार फील करा, क्योंकि उसके लिए पहले मन शांत होगा, तब तो आओगे। पहले वहां की प्रॉब्लम क्या है कि यार इधर से धक्का दे दिया, इधर से धक्का दे रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? बांके बिहारी मंदिर गया है कोई? आप लोग गए होगे बांके बिहारी, है ना? दर्शन हुए? हाँ। आप आप लोगों के तो और नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि वहां पर जो ये सोचता है कि बिल्कुल पास जाकर के मैं दर्शन कर लूंगा, वो सबसे परेशान आदमी है। और मुझे ये बात पता थी, इसलिए मैंने दूर से ही दर्शन करा दिए थे सबको, देख लो यहीं से, यहीं से दिख गए, क्योंकि पास जाओगे तो जा ही नहीं पाओगे, इतनी भीड़ है। और फिर गो विद द फ्लो। आपको क्या है, चलना नहीं है, फिर भीड़ आपको खुद ही बाहर निकाल देगी। बस आपको डायरेक्शन चेंज करते रहना है, वो धक्का मार मार के आपको निकाल देंगे। ठीक, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति है वहां पर, है ना? दिस इज जस्ट अ मिसमैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट मिसमैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एक तरीके की आपदा है। ये कैसी आपदा है? अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि हाथरस में एक बाबा जी आए थे, और बाबा जी के आने की वजह से वहां पर एक भगदड़ मची थी। और भगदड़ मचने की वजह से, भगदड़ कैसे क्यों मची? क्योंकि बाबा जी उठे, तो सबको बाबा जी के पैर छूने थे कि बाबा जी के चरणों की धूल मिल जाए। तो बाबा जी जिस जगह से जाए तो ये मिट्टी रख लें अपने पास। ठीक है। तो एक झुका, दूसरा झुका, तीसरा झुका मिट्टी लेने के लिए या पैर छूने के लिए, जो भी किया उन्होंने, वो सब एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। 200 लोग मरे थे उसमें। मतलब ऑफिशियल डेटा के हिसाब से मरे तो 1800 से ज्यादा थे, ऐसा बताया गया। लेकिन ये हाथरस में था कुछ, हाथरस में थे कुछ। और ये मिसमैनेजमेंट है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि नियमों के हिसाब से ये हमारे यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट, आप लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है क्राउड मैनेजमेंट। और क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में डिजास्टर से भी लिंक है, क्योंकि ये इससे बड़ा डिजास्टर और क्या होगा? क्राउड मैनेजमेंट का एक तरीका होता है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कुंभ के मेले में तो बहुत चीजें बेहतर हो गई हैं अब। अयोध्या उस तरफ अब बेहतर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, अच्छा इन द सेंस मैनेज्ड हो गया है। लेकिन ये भी बड़ी बात है ना कि एक ऐसी सरकार जिसने ये परवाह नहीं की कि हम हार जाएंगे। उनको नहीं पता था क्या कि हम हार जाएंगे? पता था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की इस बात की, और हारे भी। बट स्टिल उन्होंने डेवलपमेंट किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सही है ये। हारेंगे क्यों? भाई, ये जो अभी यूजीसी वाला बिल आया, यूजीसी वाले बिल में क्या क्रिटिसिज्म है? क्या है यूजीसी का बिल? क्यों? क्या कंसिडर नहीं किया? क्या करना था कंसिडर? हम्म। हम्म। तो गलत है, सही है? तो हटा दिया बिल। यही मैं कहता हूँ, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के काम नहीं करना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। आप लोगों के पास तो होनी चाहिए ना कम से कम। यूजीसी क्या है? क्या है यूजीसी? है? क्या होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? क्या होती है यूजीसी? सब लोगों ने, कितने लोग हैं जिसने लाइक किया है इस तरीके के किसी वीडियो को? सब नहीं किया होगा। तो क्यों किया था जब पता नहीं था? तो जब पता पता करो पहले उसको कि है क्या।
यही तो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, यही तो फेक इन्फॉर्मेशन का दौर है। इसीलिए तो सरकार एक नए रूल्स लेकर के आई है कि 20 फरवरी से क्या होगा प्रिया, एआई कंटेंट के लिए 20 फरवरी से क्या होगा, इज्जत रख लेना तुम। बताओ जल्दी, क्या होगा 20 फरवरी से एआई कंटेंट के लिए। यस, देखा, मेरी स्टूडेंट है इसलिए उसे पता है। ठीक है, 20 तारीख से नया बिल लेकर के आई है सरकार, क्योंकि 20 तारीख के बाद अगर कोई एआई जनरेटेड कंटेंट बनाएगा तो उसको कंपलसरी है लिखना पड़ेगा नीचे कि एआई जनरेटेड है ये। ठीक है, नई चीज लेके आई तो ये कंफ्यूजन खत्म कर दिया सरकार ने, पहली बात। इसमें भी प्रॉब्लम, तो ये मैंने परसों भी पढ़ाई, हाँ पहले, हाँ पहले भी पढ़ाई थी। तो पहले किस लिए पढ़ाई थी, पहले मैंने इसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ाया था, और पॉइंट नंबर 1 जो है ऐसा होना चाहिए, ये इस पर पढ़ाया था, तो वो हो गया। ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 जो है, जो पॉइंट नंबर 2 था वो क्या था, जो इंपॉर्टेंट है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही ज्यादा, मेरी स्टूडेंट को पता है, अभी मैं उसको बताऊंगा उसको सब याद आ जाएगा। देखो क्या है, देखो, हाँ, इसमें नहीं, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मैंने ये चीज मैं बहुत बार महसूस किया, आपको पता सब होता है लेकिन बहुत बहुत सरफेस लेवल पर पता होता है। सरफेस लेवल पर पता करना है तो सिपाही का एग्जाम दीजिए। ठीक है, विद नो ग्रज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि कांस्टेबल का एग्जाम कोई छोटा एग्जाम है। अगर वनडे एग्जाम देना है, बढ़िया एग्जाम है, वो भी बढ़िया एग्जाम है, मेहनत उसमें बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत देनी। लेकिन अगर यहाँ आपको जाना है तो फिर यहाँ पर आपको परतें खोलनी पड़ेंगी, अंदर अंदर जाना होगा। क्यों, क्या, कैसे, अगर आपको नहीं पता है तो आप भूल जाइए कि यू आर मेड फॉर दिस एग्जाम। क्यों, क्या, कैसे, अगर ये पता है कि क्या, तो वनडे एग्जाम दो। अगर ये पता करना है कि क्यों, तो ये वाले एग्जाम में आओ, मतलब स्टेट के एग्जाम दो। और अगर आपको बहुत गहराई तक जानना है तो ही यूपीएससी में एंट्री करना। तो ये आदत बनेगी, आज से नहीं कह रहा, लेकिन जो आगे 1 साल है आपके पास, 27 में एग्जाम देना है, तो इस 1 साल में ये आदत डालो इस चीज को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मुझे पता है, बट इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो कम पढ़ो लेकिन पूरा पढ़ो। ठीक है, कम पढ़ो, है ना, ये कितना अंदर तक जाना है ये पता होना चाहिए। हाँ, उतना अंदर तक हम लोग कभी नहीं जा पाएंगे। अगर हम, जैसे कि बात करें, इसी इसी इंफॉर्मेशन की बात करें, तो इसमें भी आपको उतना अंदर नहीं जाना है कि लॉ के स्टूडेंट बन जाओ, लेकिन उतना अंदर तो जाना पड़ेगा जिसमें आप अपने डिसीजंस ले पाओ। भाई आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए तो हाँ ना सही गलत बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए मैंने बोल दिया, तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि सर तो हमें बस मोटिवेट करने के लिए बात बोल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने और आज में कितना दिन, कितने दिन बाकी हैं, 1 साल। अगर ठीक से पढ़ाई की तो 1 साल, तो 1 साल बाद आप कौन होगे, जो जिला संभाल रहे होगे। तो एटीट्यूड है नहीं, हाँ हाँ हूँ कर रहे हो, और फिर कैसे संभालोगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है, जो सेलेक्ट होता है और जो नहीं सेलेक्ट होता है, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। एक गहराई तक सोचता है और एक ऊपर ऊपर से सोच करके निकल जाता है। तो एआई कंटेंट की जो मैं बात कर रहा था, इसमें 3 बातें थी। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि एआई जनरेटेड कंटेंट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 20 फरवरी से ये चीज लागू हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है सोशल मीडिया वाला। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में कोई भी जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, गलत जानकारी फैलाई जाती है, ठीक है, पता है आपको फैलाई जाती है, फैलाई भी जाती है। और आज के जमाने में जब से एआई आ गया तब से उसको जज कर पाना और मुश्किल हो गया है कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। तो सरकार के पास, सोशल मीडिया समझते हैं, सोशल मीडिया का मतलब क्या है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया का पार्ट है। ये सब सोशल मीडिया का पार्ट है जो भी हम लोग है। तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, पहले तो यही सवाल उठता है। तो सब कहीं कहीं अच्छा है, कहीं कहीं बुरा भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं इसकी। तो सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला जाता है, हमारे लिए तो आजकल का सबसे बड़ा सोर्स यही हो गया है। हम अखबार से इंफॉर्मेशन लेते नहीं है, हम सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, सोशल मीडिया से, है ना। तो सोशल मीडिया से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन, पहले का नियम बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये किस में अमेंडमेंट किया गया है, ये सब अमेंडमेंट कहाँ पे किए गए हैं, किसी एक्ट में ही तो अमेंडमेंट किए जाएंगे। नियम बना होगा बेटा, नियम जो बनेगा वो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनेगा। जो एक्ट है उसमें बदलाव किए जाते हैं, उस बदलाव को कहते हैं अमेंडमेंट या संशोधन। ठीक है, तो ये हुआ है आईटी एक्ट 2000। सन 2000 में एक एक्ट बनाया गया, आईटी एक्ट, उसमें बदलाव किया गया, कब किया गया, 2021 में।
2021 में जो बदलाव किया गया था उस वक्त एआई नहीं था। तब हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी फेक इंफॉर्मेशन, कि गलत इंफॉर्मेशन को फैलाना, मिस इंफॉर्मेशन को फैलाना। कहां पर फैलाई जा रही थी? सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस वजह से याद करो कोविड का दौर, किसने वो वीडियो देखा था कि जिसमें एक धर्म के अगेंस्ट है जो वो फैलाया जा रहा था कि ये लोग चम्मच को चाट चाट करके रख रहे हैं? आया था उस तरीके का वीडियो? कोविड फैला हुआ था, सब वायरस से डर रहे थे, और एक वीडियो वायरल करवाया गया था जिसमें कि ये दिखाया गया था कि मॉस्क में चम्मचों को चाट चाट करके जानबूझ के रख के रखा जा रहा है, और ताकि कोरोना है जो वो, हम सब कोरोना पीड़ित हैं, लोग फैला देते हैं कोरोना सबको, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। फेक था, एकदम फेक था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का था ही नहीं वीडियो। वो कहाँ का था? कहीं किसी गल्फ कंट्री का वीडियो था, और वो किसी प्रथा का पार्ट था जिसपे वो लोग वहां पर ऐसा कर रहे थे, लेकिन फैलाया जा रहा था इस तरह। तो इसलिए आती है ये चीजें। अब यहाँ पर क्या है, पेच समझना, मुद्दा क्या है? सरकार ने क्या कहा कि आप, सरकार ये बताएगी, मेरे शब्द समझना, सरकार ये बताएगी कि ये वाला फेक है, और आपको 24 से लेकर के 36 घंटे के भीतर भीतर इसको हटाना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट ये बोलेगी तो 24 से 36 घंटे के भीतर हटाना पड़ेगा। इसमें अब, ये 2021 की बात है, इसमें बदलाव किए 2026 में। 2026 में जो चेंज हुए उसमें एक चेंज तो ये रहा, दूसरा चेंज ये रहा। दूसरे में क्या कहा? ये जो 24 से 36 घंटे है ना, इसको 2 से 3 घंटे करेंगे। ये चेंज हो गया, 2 से 3 घंटे। और तीसरा चेंज ये कि सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, एक आदमी को, एक ऑफिसर को अपॉइंट करती थी यहां पर। एक राज्य से एक ऑफिसर, एक स्टेट से एक ऑफिसर, एक स्टेट से एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था। किस चीज के लिए? ये बताने के लिए कि देखो ये गलत है, इसको हटाओ। अब उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा, 1+ भी हो सकते हैं, ज्यादा। आपको 4 की जरूरत है, 4 अपॉइंट कर लो, 5 की जरूरत है, 5 अपॉइंट करो, जितनी जरूरत है उतना अपॉइंट करो, और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसको हटवाओ। अच्छा है बुरा है? अच्छा है? अब सुनो आगे की कहानी। सरकार सरकार ने कहा कि कोई भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाए, कोई भी इंफॉर्मेशन जो सरकार का आदमी ऑफिसर बोलेगा उसको आपको हटाना पड़ेगा, राइट? अब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कि मैं कोई वीडियो बनाता हूं, मैं बनाता ही हूं, ठीक है? मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसा वीडियो बनाया जिसमें मैंने सरकार की गलती बताई, सरकार का नेगेटिव साइड बताया, और सरकार का नेगेटिव साइड सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उछले, ठीक है? तो सरकार क्या कहेगी? ये आदमी कहेगा सोशल मीडिया वाले से कि तेरे प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐसी चीज पड़ी है, मान लीजिए फेसबुक या इंस्टाग्राम, मेटा वाले को बोल दिया कि आपके इस प्लेटफॉर्म पर ये ऐसी ऐसी चीज पड़ी है, इसको तुरंत हटाओ। तो उसके पास मजबूरन 2 से 3 घंटे, फैल भी नहीं पाएगी बात, 24 घंटे का समय मिल जाता अगर उस वीडियो को, जो कि पहले था, तो आप हटवाते रहो जिससे हटवाना है, फैल गई बात। 24 घंटा तो बहुत होता है आज के जमाने में, तुरंत फैल जाती है बात। लेकिन अब 2 से 3 घंटे के अंदर उसको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाया तो क्या होगा? उसका सेफ हार्बर का दर्जा खत्म। सेफ हार्बर का दर्जा खत्म। सेफ हार्बर का दर्जा खत्म। क्या है ये सेफ हार्बर? सेफ हार्बर क्या होता है? सेफ हार्बर का मतलब हुआ कि ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हैं, इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है अगर, तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सेफ हार्बर का दर्जा उनको मिला हुआ है, इसकी वजह से कोई उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता। मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने कोई यूट्यूब पे डाल दिया, तो इस वजह से मैं, कोई दूसरा आदमी मेरे मतलब केस नहीं कर सकता फेसबुक के अगेंस्ट या इंस्टा या यूट्यूब के अगेंस्ट कि भाई तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज आ गई। लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सेफ हार्बर का दर्जा मिला हुआ है। नियम के आधार पर वो हटा देगा, अगर वो नहीं हटाता तो ये दर्जा खत्म हो जाएगा, और जैसे ही ये दर्जा खत्म होगा, सेफ हार्बर का खत्म होगा, तो लीगल एक्शन ले लिया जाएगा इसके अगेंस्ट। तो हो सकता है भारत से यूट्यूब भी बंद हो जाए, है ना? तो कोई नहीं चाहेगा ऐसी गलती। तो अब वो मजबूर हो गए। तो दूसरा एंगल इसका ये भी तो है कि सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है यहाँ तो, कि सरकार के अगेंस्ट कोई भी चीज होगी, हाउ कैन यू जज कि इट इज राइट और रॉन्ग? तो ये तो व्यू है ना। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा आपको कि अयोध्या, अयोध्या वाला एंगल है ना, अयोध्या से सरकार वहीं से हार गई। तो हारते ही सबके मन में क्या आया? कुछ गलत किया होगा इसीलिए हारे, जबकि गलत नहीं किया। इस बार तो अच्छा किया इसलिए हारे। गलत, भाई कोई भी चीज जो भी की जाएगी समाज में, वो किसी ना किसी के लिए गलत होगी, किसी ना किसी के लिए सही होगी, है ना? मेजॉरिटी के लिए हो सकता है गलत हो, लेकिन फिर भी सही काम है जो वो सही किया। भाई अयोध्या का कोई आदमी नहीं चाहता होगा, कोई भी, मतलब जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो नहीं चाहती होगी कि इस तरीके का डेवलपमेंट हो। वो मन में तो चाहते होंगे, है ना?
की हो, या फिर जो वहां नहीं रहता होगा वो तो चाहता होगा, लेकिन जिसकी रोजी रोटी वहां से जुड़ी है वो नहीं चाहेगा। क्योंकि जैसे ही आप डेवलपमेंट करोगे तो उसकी जमीन हटाओगे, उसका घर तोड़ दोगे, उसकी दुकान तोड़ दोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर उससे पूछोगे कि भाई मुझे मुआवजा दीजिए, अगर मेरी दुकान तोड़ रहे हो, तो कहेंगे लाओ अपने कागज दो, उसी के हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाएगा। दिया है सरकार ने मुआवजा, क्योंकि मुआवजा किसको दिया जाएगा? मुआवजा तो उसको ही दिया जाएगा ना जिसकी जमीन है उसको, कि भाई आपकी जमीन है, आपकी जमीन को हम तोड़ रहे हैं और आपको मुआवजा दे रहे हैं ताकि आप कहीं और अपनी दुकान लगा लो जहां पे हम बना रहे हैं। इसीलिए तो फिर आपसे मांगे जाएंगे लाओ कागज दो, और कागज आप दे नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां पर आपने अपनी दुकान लगा रखी है वो तो 4 पीढ़ी से चल रही है, और 4 पीढ़ी पहले तो कब्जा कर लिया था आपने, है ना? तो आपके पास कागज है नहीं, तो नाराजगी तो आएगी कि अब 4 पीढ़ी पुराने कागज कहाँ से लाएं। सही बात है। आप सबके घर में भी ऐसा होगा। आप सबके घर में किसी पुश्तैनी घर जो भी आपका होगा वहां पर, अगर मैं आज आपसे मांगू, आप अपने पापा से मम्मी से पूछना, जरा इस घर के कागज दिखाना, नहीं होंगे कागज, नहीं होते हैं कागज। 4 पीढ़ी पहले जिसने जितना कब्जा लिया, ऐसे ही चलता था पहले। ठीक है, लेकिन अब वो क्योंकि कमर्शियल जगह हो गई है तो इसलिए पेच फंस रहा है। तो इसलिए वो वोट में तो हार गए, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट का काम कर गए। ठीक है, तो एक तरफ से कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, दोनों चीजें। तो खैर सारी चीजें जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अब आ रही है, और अब ये उछलेगा मामला फिर से, क्योंकि अब ये किया गया है। ठीक है, और रूल के तहत आ गया है, तो उछलेगा। ठीक है, तो आप सुन ही रहे होंगे अभी एप्स्टीन फाइल के बारे में सुन ही रहे होंगे। क्या है एप्स्टीन फाइल? बस बस सुन रहे हो, पता क्यों नहीं होता? हाँ तो कह देते हो, लेकिन पता नहीं होता। क्या है बताओ? चलो नहीं कहूंगा, बता दो। बताओ। कौन, क्या है एप्स्टीन फाइल? ये देखो मोबाइल पे सर्च कर रही है फटाफट। हम्म कोई बात नहीं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो चलता हुआ मुद्दा है, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार मुद्दा है। ठीक है, संसद वालों के लिए अच्छा मुद्दा है ना, लेकिन आपके लिए बेकार है, तो आपको पता ही नहीं होना चाहिए था वो। आपने कहा मुझे पता है। मैं, क्या है बताओ, थोड़ा बहुत तो बताओ कुछ। क्या है बताओ। अरे थोड़ा बहुत बोला ना, मैंने कहा ना कि इसके बारे में नहीं पता ना ज्यादा। फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो हाँ या ना। कहो हाँ। चलो जाने दो। ठीक है, एप्स्टीन फाइल्स कुछ नहीं। एप्स्टीन 2019 में एक आदमी है, मर चुका है वो। उसका पूरा नाम है जेफरी एप्स्टीन। ठीक है, वो गलत काम करता था, कुछ गलत कामों में वो इन्वॉल्व था, इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल था, जिसके लिंक हैं जो वो इंडिया के कुछ पार्लियामेंटेरियन के साथ मिले हुए हैं, जिसको उन्होंने उछाल दिया है संसद में। तो इसका हम क्या करें? ये तो सबके सबके साथ लिंक होते हैं, जो जिस वक्त सत्ता में है उसके ढूंढे जाते हैं और उछाले जाते हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड नहीं है। तो जो भी पढ़ा रहा है वो जबरदस्ती कनेक्ट कर करके पढ़ा रहा है। मैंने भी किया है एक्चुअली, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, एथिक्स के साथ मैंने कनेक्ट किया है इसको, बट वो है नहीं कुछ काम का। ठीक है, खैर। दूसरा, बाढ़ आने के पीछे का मतलब यहाँ पर जो दूसरा रीजन मैंने ए आपको बता दिया। ए रीजन आपने देख लिया कि भाई एक तो रीजन होता है कि जो हमारे जो नदियां हैं उनमें सेडिमेंट्स भर जाते हैं। दूसरा, दूसरा रीजन क्या है? मॉनसून। ठीक है, भारत में जो मॉनसून की वर्षा होती है, ठीक है, तो कभी कभी कितना होगा कुछ पता नहीं चल पाता। तो अनप्रडिक्टेबल मॉनसून इन इंडिया। दूसरा, अनप्रडिक्टेबल मॉनसून इन इंडिया। देखो, भारत की मानसूनी वर्षा, अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून इन इंडिया, भारत की मानसूनी वर्षा डैश लगा के लिख लो, कभी कभी कितनी बारिश होगी इसका पता नहीं चलता। अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून इन इंडिया, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, ठीक है। समझ गए? तो अब आप लोगों ने 3 चीजें समझ ली भारत की। अब चौथे पार्ट पे आते हैं, फोर्थ। 3 चीजें समझ ली, माउंटेन, कोस्ट, गंगा का मैदान। चौथा, फोर्थ। फोर्थ इज आपका जो ड्राई लैंड्स है, ड्राई लैंड, सूखाग्रस्त एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया।
हाँ भाई, अमित बताओ, क्या है ड्रॉट प्रोन एरिया? पहली बात तो ड्रॉट प्रोन एरिया क्यों होता है? ड्रॉट प्रोन एरिया बनने के पीछे का एक कारण क्या होगा? क्या होगा, क्या हो सकता है? सूखा होने का रीजन क्या हो सकता है? बारिश का ना होना। तो मतलब हमारे यहाँ की बारिश को क्या कहते हैं? मॉनसून। मॉनसून की कमी, है ना? तो पहला एक रीजन हो जाएगा लेस मॉनसून, मॉनसून की कमी, लेस मॉनसून, लेस मॉनसून। ठीक है, एक हमारे हमारे यहाँ की कमी। ठीक है, ये है मेन रीजन इसका। एक एक यही रीजन है जिसकी वजह से हो जाता है। दूसरी बात मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये भी है कि कुछ इसकी लोकेशन, एक तो चलो ये इसको अलग कर लेते हैं, सेपरेट बना देते हैं। एक रीजन आपने लोगों ने लिख दिया कि वर्षा की कमी, ठीक है, मानसूनी वर्षा की कमी, वर्षा की कमी, लेस मानसून, वर्षा की कमी। दूसरी बात यह है कि स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, क्या हो सकते हैं स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर, भारत की स्थलाकृति, भारत की स्थलाकृति, स्थलाकृति, समझो इसको, भारत की स्थलाकृति। क्या है कहने का मतलब यहां पर? कुछ जगहों पे सूखा होने का रीजन ये भी है। कैसे? जैसे कि आप ये जानते हैं कि सर ऐसे पहाड़ है कोई, ठीक है, भारत में कोई पहाड़ है, हवा आ रही थी, तो हवा चढ़ती जाएगी इसके साथ, स्ट्रक्चर आएगा तो चढ़ जाएगी। दिस इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय प्रकार की वर्षा। ठीक है, तो ऐसे चढ़ेगी बारिश। और इसके पास क्या है? मॉइस्चर है, इसके पास मॉइस्चर है, तो यहां पर बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनने की वजह से बारिश है जो वो मैक्सिमम इसी साइड हो जाएगी। इस साइड बारिश होगी, इस साइड बारिश नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। हाँ, दिस इज विंडवर्ड साइड, दिस इज लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। ठीक है, दिस इज विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। ठीक है, एग्जाम्पल में हम जगह को, मैंने क्या बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था? अभी रुक जाओ बेटा, अभी मैंने, अब मैं इस राजस्थान में ये वाला रीजन है क्या? वृष्टि छाया क्षेत्र का रीजन है राजस्थान में? क्यों नहीं आपत्ति? अरावली रोक लेती है ना? चलो ठीक, हाँ वो भी है वैसे, है ना, क्योंकि इधर वाली रेन है जो उसको भी तो, वो भी तो टकरा जाएगी तो उस पर जा नहीं पाती। ठीक है, खैर, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि जो विंडवार्ड साइड है वहां पर बारिश खूब होती है। ये बात समझ पाए आप? ये बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बहुत एक लाइन में आपको बताने की कोशिश की। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? है ना? तो बेसिकली मैंने कल आपको यहां पर बताया था कि ये भारत है, तो बस इतना समझ लो कि यहां पर क्या है? कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन है। ठीक है, कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन है। और यहाँ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपने, आपको पता है कि जैसा ये बता रहे हैं कि अरावली है, यहाँ पर मैंने बताया था कि विंध्यास है, और यहाँ पर मैंने बताया था आपको मैकाल रेंज है। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर अमरकंटक है आपका, ठीक, इधर अमरकंटक है। तो आप जहां जहां पहाड़ का इस साइड है, क्योंकि हवा ऐसे आती है, मानसून वाली जो हवा है वो ऐसे आती है, तो हवा ऐसे आएगी तो इधर तो खूब बारिश कराएगी, है ना, लेकिन इस तरफ बारिश नहीं होगी। तो दिस एरिया विल कंसिडर इन लीवार्ड एरिया, है ना, ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा। इस तरफ बारिश नहीं होगी, इस तरफ बारिश होगी। ठीक है, वैसे ही इसके भी इस तरफ बारिश नहीं होगी, इधर इधर है जो हवा इधर घुस जाएगी तो इधर तो खूब बारिश कराएगी, लेकिन इस जगह पर जो क्षेत्र पड़ गया ये वाला, यहां बारिश नहीं होगी। ठीक है, रोक लेगी वो हवा, हवा जाएगी सीधे यहाँ पर टकराएगी, लेकिन उस तरफ नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ से कुछ हवा ऐसे घुस जाएगी, तो यहाँ पर तो बारिश हो जाएगी, इधर तो बारिश हो जाएगी, लेकिन ये इधर नहीं जा पाएगी। तो हल्की, एक ये नहीं कह सकता मैं कि हवा ही नहीं जाएगी, लेकिन हाँ ना के बराबर जाएगी। ठीक है, तो इस जगह पर तो खूब बारिश होगी, दिलवाड़ा टेम्पल, माउंट आबू, सुना है नाम? माउंट आबू, माउंट आबू में खूब बारिश होती है, राजस्थान में है। ठीक है, खूब बारिश होती है, क्यों? क्योंकि हवा यहाँ पर आके टकरा कर खूब बारिश करा देगी और ऐसे चली जाएगी, ऐसे करके ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है,
तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि सर भारत में 80% एरिया ऐसा है जहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। जहां पर क्या होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब पर्वत के साथ साथ चढ़ जाना। ठीक है, तो जहां भी पहाड़ आ जाएगा तो वो साथ साथ उसके चढ़ जाएगी। तो स्ट्रक्चर के साथ साथ हवा चलती है तो वो चढ़ जाएगी ऊपर, और ऊपर जब चढ़ेगी तो वो बारिश कराएगी। क्यों? क्योंकि जैसे हवा ऊपर चढ़ती है, ये वाला समझो आप, हवा जब ऊपर चढ़ती है तो हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान में गिरावट होती है। टेम्परेचर लॉस करती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है। कितना कम होता है? हर एक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का लॉस होता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस का लॉस होता है। ठीक है, तो क्योंकि हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का लॉस होता है, इसलिए यहां पर बादल बनने और शायद आप लोगों ने वाटर साइकिल अगर याद हो आपको, तो वाटर साइकिल का पार्ट क्या है? वाटर साइकिल, वाटर साइकिल इसमें क्या होता है बेटा? सबसे पहले अगर कहेंगे तो हवा इवोपरेशन होगा। ठीक है, इवोपरेशन, पानी है जो जमीन पे, उसका इवोपरेशन होगा। तो पानी जब इवोपरेट करेगा फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा तो कंडेंस करेगा, कंडेंसेशन होगा। है ना, यहाँ पर इसको वाष्पीकरण कहेंगे, इसको संघनन कहेंगे, संघनन। ठीक है, इसको वाष्पीकरण कहेंगे, इसको संघनन कहेंगे। कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद फिर क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स, क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स बनने के बाद फिर क्या होगा? बारिश होगी। ठीक है, तो रेन, रेन, रेन होने के बाद वो पानी जो जमीन से ऊपर गया था वो वापस आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पर वाटर है जो वो वापस आ गया, और यही पानी है जो वापस इवोपरेट होगा। तो एक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो यहां से हवा ऊपर उठी, मॉइस्चर जो इसके पास था वो ऊपर गया तो कंडेंस हुआ, कंडेंस हुआ, बादल बने, बादल बनने के बाद फिर वर्षा करा दी उसने। उस साइड नहीं करा पाई क्योंकि बीच में पहाड़ आ गया था, पहाड़ उस तरफ ले नहीं जाने दिया उसने हवा को। समझे? तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे हैं कि है। तो मैं कुछ एरियाज बताता हूँ आपको कि किन एरियाज में ऐसा होता है। तो लिखो थार का रेगिस्तान, थार का क्षेत्र, है ना। जैसे अमित ने बताया कि थार का रेगिस्तान में सर अरावली बीच में आ जाता है, तो अरावली के कारण दूसरा एरिया है जो वो वृष्टि छाया क्षेत्र का हिस्सा हो जाता है। तो एक हो गया थार का क्षेत्र, वन इज थार, थार। ठीक है, ये बात समझे? ये रहा, देखो ये रहा, ये अरावलीज है। ठीक है, तो हवा है जो वो ऐसे जा रही है, इधर से भी जो हवा आ रही है वो यहाँ आ रही है, लेकिन इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? थार। और थार का रेगिस्तान इसलिए ही रेगिस्तान बन गया क्योंकि यहां से ये हवा उस तरफ जाने नहीं दिया इसने। ठीक है, तो इस पहाड़ के कारण इस तरफ का एरिया कैसा है? रेन शेडो एरिया। ठीक है, रेन शेडो एरिया। इसके अलावा मैंने कहा कि ये सर विंध्यास है, तो इसके इस तरफ वाला रेन शेडो एरिया हो जाएगा। तो इस तरफ ये क्षेत्र है, इसका नाम क्या है? बुंदेलखंड एरिया। देखो, बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड रीजन। वन इज थार रीजन, अनदर वन इज बुंदेलखंड रीजन। थर्ड, चाहे तो लिखते रहना ये साथ साथ, जहां पे आपने लिखा है कि थार रीजन, थार रीजन जहां पर लिखा है उसके आगे डैश लगा के लिख दो अराव, ड्यू टू द अरावलीज, ड्यू टू द अरावलीज, या रेन शेडो एरिया ऑफ अरावली, रेन शेडो एरिया ऑफ अरावली ऐसे करके लिख दो, रेन शेडो एरिया ऑफ अरावली। और बुंदेलखंड का क्षेत्र जहां पर लिखा है, बुंदेलखंड का क्षेत्र वो किसका है? रेन शेडो एरिया ऑफ विंध्यास, रेन शेडो एरिया ऑफ विंध्यास। नेक्स्ट लिखो ईस्टर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये किसका क्षेत्र है? वेस्टर्न घाट की वजह से, है ना, ये वेस्टर्न घाट्स है ना, तो वेस्टर्न घाट्स की वजह से इसका जो इस तरफ वाला ईस्टर्न रीजन है, यहां पर दिस इज द रेन शेडो एरिया ऑफ ड्यू टू द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स के तो कौन सा रीजन है यहाँ पर? यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो महाराष्ट्र, थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला रीजन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो ये 4 समस्याएं आपको समझ में आ गई। अब पांचवी की ओर चले, पांचवी की ओर चले। ड्रॉट प्रोन एरिया देख लिया आपने, भारत, भारत में कौन कौन से एरिया है जहां पर बारिश की समस्या है?
तो ये समझ, ये मतलब ऐसे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि बारिश इस बार कम होगी या ज्यादा होगी, उस पर है ये, होएगी बारिश या ना होए, यहाँ पर तो कम रहेगा ही रहेगा। ठीक है। पांचवा है हीट वेव। पांचवा है हीट वेव। पांचवा है हीट वेव। हीट वेव। हीट वेव, ग्रीष्म लहर। हीट वेव या स्लैश लगा के लिख लो ग्रीष्म लहर। ठीक है, ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ना, ये ह्यूमन जनरेटेड प्रॉब्लम है। ग्रीष्म लहर या हीट वेव है जो, ये ह्यूमन जनरेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसी है ये? ह्यूमन जनरेटेड। या मैन मेड। ये क्या है बेटा? ये एक मैन मेड इशू है। ठीक है, ये एक मैन मेड इशू है। क्यों? क्योंकि मैन मेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मेजर रीजन ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग तो हम कर रहे हैं, हमने तो इंडस्ट्रीज लगा दी हैं, हमने तो कारें चला ली हैं। ठीक है, नेचर ने तो किया नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि हमने नेचुरल जो कॉम्पोजिशन था उसमें चेंज कर दिया है। तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग इसका मेजर रीजन कह सकते हैं, इसके चलने का ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है जो, वो इसका मेजर रीजन कह सकते हैं। लिखो, नॉर्मली हाई टेम्परेचर इज फाउंड इन द, नॉर्मली हाई टेम्परेचर इज फाउंड इन द नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया, नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्मली हाई टेम्परेचर इज फाउंड इन नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। उत्तर भारत एवं मध्य भारत के क्षेत्र में, उत्तर भारत एवं मध्य भारत के क्षेत्र में सामान्य से अधिक तापमान मिलता है। सामान्य से अधिक तापमान मिलता है। सामान्य से अधिक तापमान मिलता है। ठीक है। और नॉर्मली आपको पता होगा, लिखो, सामान्यतः भारत में 30 से अधिक आपदाएं आ सकती हैं। सामान्यतः भारत में 30 से अधिक आपदाएं हैं जो वो आ सकती हैं। हम्म, ठीक है। नॉर्मली, नॉर्मली इन इंडिया देयर कैन बी 30 प्लस डिजास्टर, 30 प्लस डिजास्टर्स। ठीक है, तो ये मैनमेड प्रॉब्लम है, जहां पर ग्रीष्म, मतलब ये जो है मैनमेड प्रॉब्लम है। और जहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि सर नॉर्दर्न पार्ट, ग्रीष्म लहर कहाँ चलती है, हीट वेव कहाँ आती है? नॉर्दर्न पार्ट में आती है। लू कहाँ चलती है? साउथ में चलती है क्या लू? सिर्फ गर्म ऊपर वाले इलाके में ही चलती है, तो मतलब नॉर्थ में और सेंट्रल पार्ट में, एमपी और ऊपर वाला है ना। तो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ये इसका एरिया हो गया। ठीक है। और नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पांच प्रॉब्लम्स आपने देखी। तो नॉर्मली मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली देयर कैन बी, देयर कैन बी मोर देन 30 प्लस डिजास्टर। देयर कैन बी 30 प्लस डिजास्टर। देयर कैन बी 30 प्लस डिजास्टर। ठीक है, देयर कैन बी 30 प्लस डिजास्टर। और इसमें कौन कौन से एरिया हैं उसके लिए लिख लो, लैंड एरियाज ऑफ इंडिया विच आर अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स। लैंड एरिया, लैंड areas of India which are affected by disaster, which are affected by, भारत के भूभाग जो आपदा ग्रसित हैं, भारत के भूभाग, भारत के भूभाग जो आपदा ग्रसित हैं। ठीक है,
समराइज कर रहे हैं बेटा अब इंडिया को, है ना। तो 5 पार्ट हमने देख लिए, अब उसके बाद हम समराइज कर रहे हैं सारी चीजें। तो नॉर्मली देयर कैन बी 30 से ज्यादा हमारे पास डिजास्टर हो सकते हैं, कैसे भी डिजास्टर हो, ठीक है। तो वो एरियाज, इस पे लाइन खींचो, ये हेडिंग हो गई कि भाई ये जो लैंड एरियाज हैं, लैंड एरियाज ऑफ इंडिया विच आर अफेक्टेड बाय द डिजास्टर्स, भारत के वो क्षेत्र जो आपदा से ग्रसित हैं, उन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, उन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए कि कौन कौन सी आपदा, भूकंप वाला जो एरिया है, भूकंप मतलब अर्थक्वेक, अर्थक्वेक है जो, वो लगभग लगभग 60% लैंड एरियाज में अफेक्टेड है, 60% ऑफ लैंड एरिया ऑफ लैंड, 60% ऑफ लैंड एरिया इज अफेक्टेड बाय दिस भूकंप, ठीक है। नाउ चक्रवात मतलब साइक्लोन्स, चक्रवात, साइक्लोन, अगर हम साइक्लोन्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8% एरिया, 8% ऑफ लैंड एरिया इज अफेक्टेड बाय दिस साइक्लोन्स, ठीक है। इसके अलावा तीसरा, बाढ़, बाढ़ मतलब ड्रॉट, ड्रॉट, ठीक है। तो ड्रॉट की बात करें तो 12, सॉरी फ्लड, ठीक है, और फिर ड्रॉट, ठीक है। चलो फ्लड, फ्लड में कितना, 12%, 12%, ठीक है, 12% है जो वो फ्लड से अफेक्टेड होता है। और इसके अलावा ड्रॉट प्रोन एरिया की अगर बात करें, या यूं कहें ड्रॉट प्रोन, क्योंकि कहीं भी ड्रॉट है उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर एग्रीकल्चर एरिया में ड्रॉट प्रोन हो गया तो हमें फर्क पड़ेगा, है ना। सूखा पड़ गया किस क्षेत्र में, जहां पर खेती होती है, वहां पर अगर, तो हमें फर्क पड़ेगा, तो हम उसी को नोट करेंगे। ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज अप्रोक्सीमेटली 65%, ठीक है। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि का लिख लो, कृषि योग्य भूमि का 65%, लगभग 65% क्षेत्र, 65% क्षेत्र है जो वो सूखा ग्रसित क्षेत्र है, ठीक है। 65% क्षेत्र है जो वो सूखा ग्रसित क्षेत्र है, आप लिख दो 65% ऑफ एग्री एग्रीकल्चरल लैंड इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट, ठीक है। क्लियर। तो इतने आपको एरियाज हैं जो वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट, एक इसके आगे एक और पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, कितने, 1 2 3 4, पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखो। 5700 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर्स ऑफ कोस्टल एरियाज इन इंडिया, क्या ऐसे लिखो, 5700 किलोमीटर कोस्टल एरियाज ऑफ, कोस्टल एरियाज ऑफ इंडियाज टोटल कोस्टल एरिया, 5700 किलोमीटर कोस्टल एरिया ऑफ इंडियाज टोटल कोस्टल एरिया इज अफेक्टेड बाई साइक्लोन्स एंड सुनामी। भारत के तटीय क्षेत्र का, भारत के तटीय क्षेत्र का 5700 किलोमीटर तट सुनामी एवं चक्रवात से ग्रसित है, चक्रवात से ग्रसित है। अब ये बताओ कि साइक्लोन कहां पर ज्यादा आता है, ईस्ट में या इंडिया के ईस्ट में या वेस्ट में, साइक्लोन्स इधर ज्यादा आते हैं या इधर ज्यादा आते हैं,
और क्यों? हम्म। पहले एक एक आंसर देना, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट या वेस्ट? एक आंसर देना है, कहानी नहीं बतानी है पहले। नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता? ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो नहीं पता? उसने तो क्लास नहीं ली थी। लेकिन आपको क्यों नहीं पता? मुझे सब याद रहता है, मैं कोई भी चीज भूलता नहीं हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं पता? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं पता था कि बोलने से बच जाएं क्लास में? अभी क्या ना कह, नहीं पता बोल देंगे तो सर क्या ही कहेंगे? गलत बोलेंगे तो डांट लगा सकते हैं। क्या इसलिए? ट्राई नहीं करोगे तो पछड़ जाओगे। क्यों नहीं पता भाई? पानी तो सब जगह है, तो नीचे से ऐसे भी आ सकता है क्या? ऐसे भी आ सकता है क्या? ईस्ट में क्यों? अब जो ईस्ट बोला है जिन्होंने वो बता दें पहले। मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी आऊंगा मैं तुम्हारे इस टॉपिक पर। हाँ जी। हाँ जी, ईस्ट में क्यों? मॉनसून। मॉनसून साइक्लोन लाता है? मैं साइक्लोन की बात कर रहा हूँ, मैं मॉनसून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बारिश लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आप लोग बारिश? एक मिनट, रुको। हाँ जी। मॉनसून भारत में किस तरफ से ज्यादा आता है? ईस्ट से या वेस्ट से? हमारे यहाँ का मॉनसून किस टाइप का है? हमारे यहाँ का मॉनसून किस टाइप का है? मैक्सिमम बारिश, मैक्सिमम एरिया है जो, वो कौन सा मॉनसून है जो हमारे यहाँ पे बारिश कराता है? टॉपिक बदल गया है, मॉनसून पे आ गए हैं अब। ठीक है, अभी हम साइक्लोन पे नहीं है। बताओ। साइक्लोन इज डिफरेंट, मॉनसून इज डिफरेंट। आप लोगों ने क्योंकि मॉनसून बोला तो उनसे मॉनसून ही पूछ लें। मॉनसून कौन सा है जो कराता है सबसे ज्यादा बारिश? नाम क्या है उस मॉनसून का? इंडिया मॉनसून? इंडियन मॉनसून है? बताओ, जल्दी बताओ। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश कराता है वो है साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने ईस्ट बोल दिया है तो अब आपकी मजबूरी होगी कि नॉर्थ ईस्ट ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि सर अब तो इधर वाली बात आ गई है ना, तो ईस्टर्न साइड से जाएंगे। आप मॉनसून से उसको लिंक मत कीजिए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि मुझे सिंपल ये बात बताओ कि भारत में ईस्ट में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, वेस्ट में सबसे ज्यादा चक्रवात तो ईस्ट में आते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों आते हैं ये बताना है आपको। मॉनसून रीजन नहीं है उसका। अब बताओ। हाँ प्राची, ट्राई करोगे? हाँ, दितवा, जो अभी आया था उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? दितवा नाम था जिसका। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। अच्छा। अच्छा, आप में से कोई रिकॉल कर पा रहा है कि वेस्ट साइड में आ रहा है? वेस्ट साइड का कोई भी साइक्लोन रिकॉल कर पा रहा है? वेस्ट साइड में भी आते हैं लेकिन रिकॉल कर पा रहा है कोई? वेस्ट साइड मतलब अरब, अरब की खाड़ी और उसकी खाड़ी। चलो रीजन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। तो जो लाइन आपने क्या लिखी है लास्ट? लास्ट लाइन बताओ। तो पहले आप एक काम करो, आप लोग लिखो नोट। लिखो नोट। लास्ट लाइन क्या लिखी है तो बता दो। अरे लास्ट लाइन क्या लिखी है बोलो। अरे हिंदी इंग्लिश किसी में बोलो तो भाई, जो भी लिखी है। हैं? साइक्लोन एंड सुनामी से ग्रसित हैं, है ना? ये वाला लिखा है आपने, 5700 किलोमीटर। हाँ लिखो, नोट डालो पहले यहाँ पर। लिखो, भारत का पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है। ईस्टर्न साइड ऑफ, या ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। भारत का पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है, और चक्रवात के आने की संभावना भी अधिक होती है। और चक्रवात के आने की संभावना भी अधिक होती है। एंड द चांसेस, एंड द चांसेस ऑफ
साइक्लोन इज ऑल्सो मोर इन ईस्टर्न साइड, ज्यादा अफेक्टेड भी रहता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अफेक्टेड और आने के चांस, है ना। मोर चांसेस ईस्टर्न साइड में भी हैं, और मोर चांसेस ईस्टर्न साइड में भी हैं और अफेक्टेड भी होते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने इसलिए बोला ये, क्योंकि एक साइक्लोन आए और कोई गड़बड़ ना करे, आया, बारिश वारिश कराई, चला गया। एक साइक्लोन आया जिसने गड़बड़ तोड़ दिए। तो ये दोनों अलग अलग बातें हो गई, एक साइक्लोन का आना और साइक्लोन का अफेक्ट करना। आने से उसके बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। मोस्टली 99% चीजें आएगा तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया के लोग हैं। तो अब बात आती है, यहां पर एक बात और लिख लो आप। ये है क्या? अरेबियन सी, है ना, अरब सागर। ये है अरब सागर, तो यहां लिखो अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरब सागर। और ऐसे रेशियो लगाओ, रेशियो का निशान लगाओ, रेशियो का निशान लगाओ। अरब सागर, और दूसरी तरफ लिखो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ऐसे रेशियो का निशान लगाओ, और यहां लिखो, यहां बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। यहां पर अगर एक साइक्लोन आएगा तो यहां कितने आएंगे? यहां आएंगे 4। ये है रेशियो। ठीक है, तो 4:1 का रेशियो है, या 1:4 का रेशियो है। इधर एक आता है, इधर 4 आते हैं। ठीक है, तो आसपास भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारा है। अब क्यों आते हैं उसके पीछे का एक रीजन सिंपल ये है, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वो है विंड्स। हवाएं कौन सी बहती हैं यहाँ पर? ट्रेड विंड्स। क्या है ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन? सब भूल गए हो, सब गुड़ गोबर कर दिया आप लोगों ने। देखो, बहुत बढ़िया, है ना। अब यहाँ पर क्या है ना, कि टीचर फंस जाता है ऐसे में। टीचर ऐसे में फंस जाता है, ऐसे में इसलिए फंस जाता है कि एक तो तरीका ये है कि मैं बोलूँ कि विंड्स पढ़ लेना बेटा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर स्टडीज चलती हैं। और एक तरीका ये है कि अब मैं बताऊं वापस से आप लोगों को सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा मेरे स्टाइल में मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, तो डिवाइस करते रहा करो। हम्म, देखो, ठीक है प्राची, ठीक से समझना है ना। देखो, यहाँ पर क्या होता है, ये कौन सी है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या है पूरा नाम? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? एलपी लिख दूं, एलपी। इसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है? सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। और ये आपका नॉर्थ पोल है। इसको इसको हम, इस बेल्ट को हम क्या लिख दे? पोलार हाई प्रेशर बेल्ट, पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। इसको क्या लिख दें? सब
ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और इसको क्या लिख दें, इक्वेटोरियल, सॉरी, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, और ये क्या हो गई, पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इसमें से जो आपको देखना, ये तो इनके नाम है इसलिए मैंने शॉर्ट में ही बता दिए, ठीक है। अच्छा, आप भी ध्यान से समझना क्योंकि आपने भी नहीं किया है ये पोर्शन, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि ये नींव है, ये नींव है। अगर ये नहीं समझेंगे तो ये मान के चलिए कि सारा सिस्टम, पूरी ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो ये है प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, ये मैंने प्रेशर बेल्ट्स बनाई हैं। ये कहाँ से कितनी होती है बेटा, 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ की बेल्ट है छोटी सी। ये आपकी 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, और ये 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ, और ये आपकी 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ। बना लेना वापस, वापस से पेपर में बना लेना, ठीक है। मैंने कल क्या बताया था आपको, हवाएं हमेशा कैसी चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बताया था। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, लो प्रेशर, यही बताया था। तो चला दो हवाओं को, हवाओं को चला दो सबको, सारी हवाओं को हम चला देते हैं हाई से लो। मनिंदर, ये है हाई बेटा, ये है लो, चला दें हवाएं हाई से लो, ठीक है। तो ये लो, हाई से लो आएंगी, ये हाई से लो आएगी, ये हाई से लो आएगी, हाई से लो, यही होगा, यही होगा। ऊपर इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये होगी, ये होगी, यही होगी डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर हवाएं कैसी चलेंगी, यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है। हवाओं के लिए मैंने क्या बताया, हमेशा हाई टू लो चलेंगी। तो अब मैं इस एरिया में अगर हवा चलाऊंगा तो कैसी चलेगी हवा, सर हाई टू लो बता रहे हो तो ऐसी होगी इसकी डायरेक्शन, 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 और ऐसी होगी इसकी डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ हाई है यहाँ लो है, तो हाई से लो चला रहे हैं, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, ठीक है। अब मैं फिर से हाई से लो चलाऊंगा ऊपर वाले हिस्से में, तो सर ये है हाई और ये है लो, तो हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, ये हाई टू लो, ये हाई टू लो, ये हाई टू लो, और ये हाई टू लो। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात कल मैंने आपको क्या बताई थी, एक चीज होती है, नाम है कोरियोलिस फोर्स। फेरेल का नियम के अनुसार एक जन्म हुआ एक चीज का, जिसको कहते हैं एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। फेरेल साहब थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हवाएं हैं, तो जिसकी वजह से क्या फ्रिक्शन होता है। तो हवाओं में क्या फ्रिक्शन होता है, और क्योंकि हवाओं में फ्रिक्शन होता है तो हवाएं मुड़न, वो फ्रिक्शन क्या करता है, सीधा सीधा नहीं चलने देता। फॉर एग्जाम्पल, आप जब पानी में सिक्का फेंकते हो या पेन फेंक दो पानी में, तो क्या बिल्कुल सीधा सीधा नीचे तक चला जाएगा, थोड़ी दूर तक जाएगा और फिर उसके बाद वो इधर उधर इधर उधर होना शुरू हो जाएगा। कौन है जो उसको ऐसा कर रहा है, पानी का फ्रिक्शन। तो वैसे ही जो पानी का फ्रिक्शन है वो उसको इधर उधर मोड़ देता है, वैसे ही हवा का फ्रिक्शन हवा भी, जो हवाएं चलती हैं उनको खुद को ही मोड़ देता है। तो पानी भी सीधे सर्कुलेट नहीं करता, हवा भी नहीं करती, ठीक है। तो क्योंकि फ्रिक्शन इसको चेंज करेगा, तो ये किसने बताया था, फेरल ने। तो उन्होंने कहा कि एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है जो कि मोड़ता है, और उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि हवाओं की डायरेक्शन ये रहेंगी, ये हमेशा याद रखना है। दूसरी बात कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं किस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, राइट साइड, और सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं किस तरफ मुड़ जाएंगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ पा रहे हो कि सर इस वाली, ये जो हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इसके नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो चलो मोड़ देते हैं इनको, इनको मोड़ देते हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो ऊपर वाली ऊपर वाली है, इसको, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, ठीक है।
तो अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है तो इसको किधर मुड़ना है, राइट में मुड़ना है। तो ये सर नीचे जा रही है, तो इसका राइट क्या होगा, ध्यान से देखना, ये नीचे जा रही है, अपना सीधा हाथ जिससे लिखते हो इधर होगा, नीचे जा रही तो इधर होगा राइट। ठीक है सर, तो इसको ऐसे मोड़ देंगे। तो बेसिकली जो इसकी डायरेक्शन है वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसको लेफ्ट में मुड़ना है, मतलब ये इधर को जाएगी, तो सर ये सीधे ना जा करके ये ऐसे मुड़ जाएगी, 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 है ना, ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। मतलब ये मत सोचना कि सर इसका आपने तीर सीधा बनाया है, इसका आपने झुका हुआ बनाया है, वो सिर्फ बनाने का स्टाइल है, सबको टेढ़ा टेढ़ा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ये लेफ्ट मुड़ेगी। तो अब एक बात बताओ, ये वाला जो एरिया अभी जितना आपने पढ़ लिया, राइट लेफ्ट इतना पढ़ लिया, इस वाले ये एरिया कौन सा है, ट्रॉपिकल एरिया है क्या, क्या ये ट्रॉपिकल एरिया है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यही वाला है, तो मोटा मोटा हम इसको प्रेशर बेल्ट्स में क्या कह देते हैं कि यही सर ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। तो ये वाली जो हवाएं हैं जो इसमें है, इतने एरिया में है, उनका लिए एक नाम है ट्रेड विंड, नाम है ट्रेड विंड। तो ट्रॉपिकल एरिया में, ये ट्रॉपिकल एरिया है, और ट्रॉपिकल एरिया में जो हवा चलती है उसका नाम है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें, व्यापार से उसका कोई लेना देना नहीं है, जर्मन वर्ड है ट्रेड, जिसका मतलब होता है ट्रैक, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में हमेशा बहती हैं, इसकी वजह से ही है, ठीक है। तो ये है ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ठीक है। और हवाओं की जो भी डायरेक्शन हो, लेकिन उसका नाम हमेशा उसके ओरिजिन पर होता है। तो एक और पॉइंट याद रखोगे अब, कि जो उसकी नेमिंग होगी, नेमिंग वो किस पर होती है, ओरिजिन पर, कि सर कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, उसके नाम पर हम रखेंगे। तो ये इधर को जा रही है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है ना। तो इसलिए बेसिकली ये ईस्टर्ली हुई, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ईस्टर्लीज। तो वैसे तो इसको बोलचाल में ट्रेड विंड बोल देते हैं, लेकिन ट्रेड विंड्स कैसी होती हैं, ये ईस्टर्लीज होती हैं, ईस्टर्लीज होती हैं, समझ गए, ये ईस्टर्लीज होती हैं। और अब ऊपर चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन में आते हैं। ऊपर वाली लाइन में अगर आए, तो मैंने कहा था कि हवाओं की डायरेक्शन जिधर भी हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनको राइट में मोड़ना है। तो इस, ये ऊपर जा रही है तो इसका राइट क्या होगा, यही होगा इसका राइट, ठीक है। ऊपर जा रही है तो राइट हैंड मेरा ये है, तो इधर होगा ना, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये है, ये नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है, और इसको किधर मुड़ना है, लेफ्ट में मुड़ना है। तो अब लेफ्ट हैंड किधर है, ये होगा, ये होगा लेफ्ट। तो अगर बेटा ये इधर लेफ्ट है, ये इधर को राइट, उधर को राइट मुड़ गई, तो ये किधर है इसकी डायरेक्शन, सर वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, ये भी वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, तो इसलिए इसका नाम है वेस्टर्लीज। सिमिलरली इसका नाम क्या है, वेस्टर्लीज, ठीक है। ऊपर वाले में क्या होगा, हाई टू लो नीचे जा रही थी, अब उसको ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर मुड़ेगी, राइट, राइट मेरा ये वाला है, तो अब ये नीचे है, नीचे को जा रही है, राइट मेरा इधर है, तो इधर को मुड़ेगी, मतलब ऐसे मुड़ेगी, ऐसे, 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 और ऐसे, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी बात करूं तो इसको लेफ्ट में मुड़ना है, लेफ्ट किधर है, इधर, ऊपर को जा रही है ना, तो मेरा लेफ्ट ये है, तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम, ये भी ईस्टर्ली है बेसिकली, क्यों, क्योंकि ये भी ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, वो भी ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, ठीक है। तो ईस्टर्ली है, लेकिन इसको हम बोल देते हैं पोलार ईस्टर्लीज, क्योंकि पोल की तरफ से चल रही है, पोलार ईस्टर्लीज। और ये क्या है, ये भी पोलार ईस्टर्लीज, ये इनके नाम हो गए सबके। नामकरण कहाँ से होगा, हमेशा ओरिजिन पर होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। इसलिए जो आप फिगर देखते हैं, जो भी आप फिगर देखते हैं, तो पहले तो इस फिगर को बना लो, इस फिगर को आप लोग अपने पेपर पेन पे बनाओ, ठीक है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, कि जो आप जनरली आप फिगर देख लेते हो वो कैसा होता है,
यही बना देते हैं। ठीक है, आप लोग जो देखते हो वो ये देखते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेल्ट्स बना करके दिखाई हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि ये कुछ कुछ बेल्ट होती हैं। ठीक है, इसकी डिटेल तो हम बाद में ही पढ़ेंगे। बस मैंने यहाँ पर ये बेल्ट बता दी थी कि इस तरीके से पेटियां बनी हुई हैं। क्यों है पेटियां, कैसे हैं पेटियां, वो सब मैं आपको बताऊंगा। जो लोग पढ़ चुके हैं वो उनको याद होना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पेटी को नॉर्मली बोलचाल या नॉर्मली जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से लाइनें खींच लेते हैं बस। ठीक है, ऐसे पेटी नहीं बनाते, हमेशा लाइनें खींच लेते हैं। तो इसकी वजह से आपको ये पता होगा कि जो हम हवाएं चलाते हैं वो नॉर्मली कैसी होती हैं। नॉर्मली उनकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, और नीचे वाले एरिया में अगर कहेंगे तो कैसी डायरेक्शन होगी उसकी। मतलब ये हो गया, और यही बनेगा क्या, ITCZ यहीं पर बनता है ना, याद आ रहा है, ITCZ यहाँ पर बनता है। खैर, इसमें अगर देखेंगे तो ये है डायरेक्शन। इसमें अगर देखेंगे तो क्या है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे तो डायरेक्शन ये है, और इसमें अगर देखेंगे तो डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो पूरे पृथ्वी पर हवाएं इस तरीके से चलती हैं। पूरे पृथ्वी पर हवाएं हैं जो वो इस तरीके से चलती हैं। क्लियर। ईस्टर्लीज, गुड। ये पता है बहुत छोटा सा पोर्शन है, लेकिन मैं जितना स्लो चल रहा हूँ ये सबसे बड़ा पोर्शन यही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा अब। वेस्टर्ली कहाँ है, वेस्टर्ली कहाँ है, ईस्टर्ली याद रहेगा। ठीक है, अब कुछ दिमाग में आया कि क्यों आती है वेस्ट में चक्रवात सबसे ज्यादा, या अभी भी नहीं आया। बना लिए, बन गए दोनों डायग्राम, बन गए सबके। हालांकि ये PDF आप लोगों को मिल जाता होगा, डेली मिलता है। PDF मिल जाता है, मिल जा रहा है सबको। हाँ ठीक, तो जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाएगा। अगर कभी कुछ छूट जाए तो वो बाद में भी आप लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, बन गया। चले आगे, देखो। अब होशियार हो गए हो तो वैसा ही बिहेव करना। ठीक है, देखो, बड़ा कर देते हैं इसको। हम्म, अब ये क्या है बेटा, ये ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसी की बात कर रहे हैं, तो हम इसी क्षेत्र में रहेंगे। तो बेसिकली मैंने आपसे पूछा था कि हमारा जो चक्रवात आते हैं, जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं, वो ईस्ट में ज्यादा आते हैं, वेस्ट में ज्यादा आते हैं, वहां से ये कहानी शुरू हुई थी। मैंने कहा ईस्ट में ज्यादा आते हैं। क्यों ईस्ट में ज्यादा आते हैं, क्योंकि अब आप लोग ये बात जानते हैं कि सर हवाएं हैं जो हवाएं हैं जो वो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, है ना। अब हवाएं अगर ऐसी बह रही हैं, ऐसी बहती हैं, यहाँ पर हवाएं हैं जो वो इस तरीके से
फ्लो करती हैं। यही है रीजन हवाओं का। ठीक है, अगर ये है रीजन हवाओं का, तो एज्यूम करो कि यहां पर एक कॉन्टिनेंट आ जाएगा। एज्यूम करो 2 मिनट के लिए, मैं अलग कलर से कॉन्टिनेंट को बना देता हूं। यहां पर मान लो एक कॉन्टिनेंट आ गया, एज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये हवाएं बेटा इधर को आ रही हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि सर हवाएं ऊपर का जो सरफेस वाटर है उनको साथ साथ लेके चलेंगी। पानी के मूवमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? विंड। विंड चलती है, पानी के ऊपर टकराती है और पानी को अपने साथ साथ चला देती है आगे। यही तरीका है। तो ऊपर के सारे पानी को घसीटेगी और घसीट करके ला करके यहाँ पर पाइल अप कर देगी, यहाँ पर पाइल अप कर देगी। ठीक है, घसीट के लाएगी और यहाँ पर पाइल अप कर देगी। और इस जगह पर जब वो पाइल अप कर देगी सारे गर्म पानी को, तो यहाँ पर यहीं पे करेगी या नहीं करेगी? यहाँ पर इसलिए करेगी क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट बह रही है, तो वो साथ साथ घसीट के लाएगी और यहाँ पर पाइल अप कर देगी। ठीक है, तो इस जगह पर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि गर्म गर्म पानी है ये। और 27 डिग्री सेल्सियस इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर द साइक्लोन। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के लिए 27 डिग्री चाहिए, तो सर यहाँ पाइल अप किया उसने, तो यहीं बनेगा साइक्लोन ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर साइक्लोन आने के ज्यादा चांसेस है। इस जगह पर साइक्लोन क्रिएट होगा और फिर वो इस कॉन्टिनेंट पे, जो भी ये कॉन्टिनेंट है उस जगह पर टकराएगा और तबाही मचाएगा। आगे समझिए, मैंने कहा कि ऐसे हवाएं चल रही हैं तो इसलिए यहाँ पर पायल अप किया। तो इस एरिया में भी तो ऐसे ही चल रही हैं। इस एरिया में जब ऐसे चल रही है तो मतलब यहाँ के पानी को घसीट के वो आगे ले जाएंगी। यहाँ के पानी को घसीट के जब वो आगे ले जाएंगी, तो इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पर नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। तो इस जगह पर ठंडा पानी ऊपर आएगा, यहाँ पर कैसा? ठंडा पानी आ जाएगा। नीचे का ठंडा पानी जो ऊपर आएगा, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ तो गर्म है, तो हवाएं ऊपर उठेंगी, मॉइस्चर बनेगा, क्लाउड बनेंगे, बारिश होगी। लेकिन इस जगह पर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या बनते हैं? तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में हमेशा रेगिस्तान बनते हैं। देखो इस एरिया में थार का रेगिस्तान किस तरफ है? वेस्ट में। सहारा रेगिस्तान किस तरफ है? वेस्ट में। ठीक है, जो भी कॉन्टिनेंट होगा इस एरिया में, वेस्टर्न साइड में हमेशा रेगिस्तान बनेंगे। ईस्टर्न साइड में बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, ईस्टर्न साइड में हमेशा बारिश होगी। अब आपका कंफ्यूजन कि सर भारत में तो, लेकिन मैंने हालांकि कॉन्टिनेंट वर्ड यूज किया है। अब हम भारत की बात करें। ठीक है, अब हम भारत की बात करें। एक एक बात समझ में आई कि कॉन्टिनेंट के इस एरिया में ईस्ट साइड में बारिश ज्यादा होगी और वेस्ट साइड में रेगिस्तान बनेगा। क्यों होगा? क्योंकि हवाओं की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है। तो ईस्ट की तरफ वो इकट्ठा करेंगी पानी को और फिर बारिश ला करा देगी। ठीक है, अब भारत की लोकेशन की बात करते हैं। तो सर भारत की लोकेशन कुछ इस तरीके से है, इस जगह पर। ठीक है, और इस तरीके से भारत यहां पर बना हुआ है। भारत के साथ सीन क्या है कि भारत के पास यहां पर भी पानी है, यहां पर भी पानी है और यहां पर भी पानी है। तो वही लॉजिक के हिसाब से, उसी लॉजिक के हिसाब से, हवाएं क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा चल रही हैं, तो इस वजह से यहां से हवाएं लाएंगी और इस जगह पर क्या है? साइक्लोनिक कंडीशंस बना देंगी। साइक्लोनिक कंडीशंस बना देंगी। तो ज्यादातर हवाओं की डायरेक्शन क्या है? हवाओं की डायरेक्शन है इसमें तो ये है, ऐसे 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 ऐसे, यही तो है। तो यहां पर ज्यादा बनने के चांसेस है। बट कोई ऐसा साइक्लोन जो बना तो सर यहाँ है, लेकिन वो डायरेक्शन उसकी मूव करके वो इधर आ गया, वो इधर आ गया और ये हवाएं ऐसे करके ऊपर आ गई मानसून वाले टाइम पर, है ना? मानसून वाले टाइम पर या मानसून के बाद। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना आप कि सर ये नीचे वाली ऊपर कैसे आ गई। वो आती है जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि मानसून बनने के लिए अगर ये ऊपर ना आए तो मानसून बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो वही वही इकलौता एक कारण है कि वो ऊपर आती है। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना। फिलहाल मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो है साइक्लोन, और साइक्लोन के लिए मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वेस्ट में आ रही हैं, मैंने कहा ना चार में चार इधर आते हैं तो एक आते हैं, तो कोई एक ऐसा होता है जो जिसका फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, जिसका फॉर्मेशन है जो, वो कहां पर हुआ है, जिसका फॉर्मेशन हुआ तो सर यहाँ है, यहाँ कहीं हो गया उसका फॉर्मेशन। तो वो ऊपर आगे की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते हुए वो इस जगह पर ना आकर के इधर कहीं आ गया, इधर कहीं आ गया और फिर यहां से इधर कहीं टकरा गया। या यूं कहें कि ऊपर की तरफ आ गया तो यहां पर जमीन मिल गई तो यहां टकरा गया। तो एक आध कोई होता है जो उधर चला जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम उधर ही बनते हैं। मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि इधर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हवाओं की डायरेक्शन ही सर यही है।
गर्म पानी ही इधर है। और क्योंकि गर्म पानी पूरे में भी है तो कई बार साइक्लोन वहां से चलते चलते यहां तक आ जाता है। कंफ्यूजन? साइक्लोन बनने का प्रोसेस याद है? छोटी सी भंवर बनती है, आईटीसीजेड की ओर जलती है, और फिर उससे भंवर है जो वो बड़ी हो जाती है, और फिर कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन के बाद फिर गिरता है। याद है सब कुछ? तो वो वाला जो पार्ट था, तो उसी पार्ट में वो जो भंवर है वो यहाँ कहीं बन जाए, क्योंकि पानी बहुत पूरे एरिया में है ना इतने में, तो यहाँ कहीं बन जा रही है अगर भंवर, तो फिर वो इस कोने को यहाँ पे न टकरा करके इस तरफ टकरा जाती है। तो ऐसा रेयर होता है, 4 में से 1 मैंने इसीलिए लिख दिया है। और ज्यादा भी होता है, कई बार होता है कि पूरी साल में एक भी नहीं गया उस तरफ, सारे के सारे। इसलिए आप मैक्सिमम लोगों से जब पूछेंगे कि साइक्लोन किधर आते हैं, तो वो बोलेंगे ही नहीं कि अरब सागर में भी आते हैं। पहले नहीं आते थे, अब कुछ साइक्लोन्स हमें अरब सागर में मिल गए हैं, इसलिए अब हम ये बोलते हैं कि यस एक्सेप्शनली उधर भी आ जाते हैं। ठीक है? तो वो जो बन रहा है साइक्लोन का भंवर, वो इधर ही कहीं मान लो बन गया, इधर ही कहीं बन गया मान लो, है ना। और हवा ऊपर की तरफ, अगर मानसून का टाइम है उस तरफ हवा चल रही है, तो फिर वो ऊपर टकरा जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो ये बात आप याद रखना। तो साइक्लोन बनने का रीजन आपको समझ में आया? तो ये वाला डायग्राम आप अगर बना के रखो और दिमाग में रखोगे तो आपको याद याद रहेंगी चीजें कि सर अगर बीच में कोई क्या है, कॉन्टिनेंट, और हवाओं की डायरेक्शन ऐसी है, क्योंकि वो सब तो देखो एक्सेप्शन हो गया ना मानसून का कि नीचे वाली ऊपर पहुंच जाए। ये तो एक अलग घटना है, अनोखी घटना है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो वो तो ये है ना। ठीक है? ठीक है, जिसमें कि आप कहो कि यहां पर गर्म पानी इकट्ठा हो गया है, तो गर्म पानी इकट्ठे होने की वजह से यहां पर क्या होगा, रेन होगी। और यहां पर इस जगह पर अगर कहें तो यहां पर क्योंकि ये आगे चला जाएगा तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से वेस्टर्न मार्जिन में, वेस्टर्न साइड में क्या हो जाएगा, वेस्ट में डेजर्ट बनेंगे, डेजर्ट बनेंगे। ईस्ट में रेन होगी, वेस्ट में डेजर्ट बनेंगे। हाँ, बोलो बोलो, कुछ पूछना चाह रही हो? अच्छा, लिख के बातें कर रहे हो? अच्छा ठीक, चलो। हाँ ठीक है। ठीक है, कहानी समझ में आई पूरी? क्लियर? किस चीज में, साइक्लोन बनने में? साइक्लोन बनने में, साइक्लोन बनने में वार्म करंट कोल्ड करंट का भी रोल है। वार्म करंट कोल्ड करंट का भी रोल है साइक्लोन बनने में, लेकिन मेजर रोल नहीं है, वो माइनर सा रोल है। लेकिन मुझे ये बताओ कि वार्म करंट और कोल्ड करंट बनने में किसका रोल है? सप्लीमेंट्री नहीं है। आपने कहा कि क्या इसमें वार्म करंट और कोल्ड करंट का भी रोल है? मैं कह रहा हूँ वार्म करंट कोल्ड करंट कैसे बन रहा है, हवा से और उसकी डायरेक्शन से। एक बात बताओ कि ये गर्म हवा यहाँ पर पाइलअप हो रही है, इसीलिए तो यहाँ पर वार्म करंट है। और यहाँ से हवा जा रही है, इसीलिए नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, ठंडा पानी को तो कोल्ड करंट कह रहे हैं। तो फिर हवाएं ले अगर ना ले जा रही होती तो यहाँ भी वार्म होता, यहाँ भी कोल्ड होता। तो कोल्ड करंट, वार्म करंट इज द रीजन फॉर द, कोल्ड करंट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, है ना। एंड वार्म करंट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेन। तो रेन के लिए और इस डेजर्ट के लिए वो जिम्मेदार है, लेकिन रेन और डेजर्ट यहाँ पर हो क्यों रहा है, उसके पीछे तो जिम्मेदार हवा ही है ना। तो वो तो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 ये मैंने बताया, स्टेप 2 नीचे का पानी ऊपर आया, तो सर यहाँ कोल्ड करंट मिलेंगे, यहाँ वार्म करंट मिलेंगे, यहाँ वार्म करंट मिलेंगे, यहाँ कोल्ड करंट मिलेंगे। ठीक है? और क्योंकि यहाँ कोल्ड करंट मिलेंगे इसलिए यहाँ पर है ठंडक, यहाँ है ठंडक, तो बगल में बनेगा रेगिस्तान। ठीक है? तो स्टेप हो गया उसका, एक मतलब एक बीच का स्टेप हो गया। ठीक, चलो। ये आ क्यों नहीं रहे हैं, जाके बोल दो जरा एक बार। अरे जाके बोल दो भाई, मैम को क्यों बोल दोगे? मैम को नहीं बोलना है ना, ये बात मैम को बोलने वाली बात है। हाँ तो कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों में बिल्कुल भी। चलो, नेक्स्ट, फिफ्थ, हीट वेव, पांचवा। हीट हीट वेव, अच्छा हीट वेव तो हो गया ना। हीट वेव में ये वाला पार्ट आपने लिख लिया। अच्छा, हीट वेव का 6th पॉइंट और लिख लो आप। 5 पॉइंट लिख लिए, 6th पॉइंट और लिखो। चांस ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर।
जैविक रासायनिक एवं परमाणु आपदा आने की भी संभावना है। हम्म, जैविक रासायनिक और परमाणु आपदा आने की संभावना है। चांस ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक है। अब तो ये बात समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट, बादलों का फटना। क्लाउड बस्ट। बादलों का फटना। क्या होता है बादलों का फटना? क्या होता है बादलों का फटना? क्या होता है बादलों का फटना? एक छोटे से एरिया में, किसी सीमित क्षेत्र में, किसी सीमित समय में, छोटा सा एरिया हो और टाइम पीरियड भी बहुत कम हो। कितना छोटा एरिया? एक छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया। सुंदर सुंदर लिखेंगे। स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया मैंने कहा तो लगभग लगभग 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है। पहले मुझे याद है 2 से 3 किलोमीटर होता था, लेकिन मैंने इंटरनेट पे चेक किया, हर जगह 20 से 30 लिखा हुआ है। 20 ही होता है। अच्छा। मुझे 2 से 3 की। हाँ, तभी 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 तो ज्यादा हो गया ना। तभी तो बादल फट गया, एकदम से बाढ़ आ गई। दो से छोटे से एरिया में भर गया पानी। 20 से 30 किलोमीटर। 100 mm है, 4 इंच। सेंटीमीटर बताया था मैंने, कब बता दिया? हाँ, तो आपने बताया था तो मैंने रिपीट कर दिया था। 100 mm, 4 इंच। छोटे से एरिया में, छोटे से एरिया में, सीमित समय में। ठीक है, सीमित समय में, या यूं कहें लिमिटेड टाइम। टाइम कितना? मान लो कि लगभग 1 घंटे। 100 mm/h, हाँ कल वही तो लिखा है। 20 से 30 किलोमीटर अप्रॉक्स, 1 घंटे के अंदर अंदर, लिमिटेड टाइम पीरियड। चलो छोड़ो, अब सुन लो। ठीक है। और इसमें कितनी बारिश आ जाए? कितनी बारिश आ जाए? स्मॉल एरिया, लिमिटेड टाइम, और लगभग लगभग 100 mm की बारिश। 100 mm की एक बारिश। ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर 100 mm की बारिश, अमाउंट, या यूं लिखें, अमाउंट, अमाउंट ऑफ रेन कितनी है? लगभग 100 मिलीमीटर। लगभग 100 मिलीमीटर। ठीक है। 100 मिलीमीटर की बारिश आ जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? क्लाउड बस्ट कह देंगे, बादलों का फटना बोल देंगे कि बादल फट गए। ठीक है। बादल फट गए कह देंगे। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इसलिए पढ़ गए हैं कि ये पहले कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, पिछले 10 सालों से ये बहुत कॉमन हो गया है ना। इसकी वजह से बाढ़ आ रही है। बाढ़ नॉर्मली दूसरे रीजन से आती थी, जैसे रिवर्स का ओवरफ्लो हो जाना, इन सब से आती थी, लेकिन बादलों के फटने के कारण बाढ़ आ रही है। इसकी वजह से अब हमें ये पढ़ना है, जो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। समझ गए? तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि इन प्रीवियस ईयर्स वी हैव सीन द इंसिडेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट, है ना, मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। हमने बहुत सारी घटनाएं इसकी देख ली। तो चलो लिखो आगे कि रीजन्स अफेक्टेड बाय दिस डिजास्टर इन इंडिया। रीजन मतलब REGION, क्षेत्र। ठीक है।
रीजन्स अफेक्टेड बाय दिस डिजास्टर इन इंडिया। भारत में इस आपदा से प्रभावित क्षेत्र। भारत में इस आपदा से प्रभावित क्षेत्र। तुम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हो क्या यार? हाँ, किसी में भी लिख देते हो, समझ में दोनों आती है। गुड। एक में, एक में पकड़ बनाओ, एक में पकड़ बनाओ, है ना? वरना दोनों में वहां भी लिखोगे। एक में पकड़ बनाने की कोशिश कुछ ठीक है, समझने के लिए आप अपनी बोलचाल में लिख सकते हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डिक्टेट या नोट्स बनाए तो कोशिश करो कि एक भाषा में लिखो, वरना उसी में पढ़ोगे फिर तो फिर दिमाग में वही सब आएगा, दोनों शब्द आएंगे नहीं, ठीक है? तो कौन कौन से एरिया हैं भाई इसके लिए? लिखो, मोर इन डेजर्ट्स एंड माउंटेन रीजन। मोर इन डेजर्ट एंड माउंटेन रीजन। मरुस्थल एवं पहाड़ी पहाड़ी स्लैश पर्वतीय क्षेत्र में इसकी घटनाएं अधिक होती हैं। ठीक है, मरुस्थल एवं पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में ये घटनाएं अधिक होती हैं। दूसरा, और कहाँ होती हैं? इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। ठीक है, ठीक है। तो दो जगह हमने देखी कि सर एक तो यहां पर हो रहा है, दूसरा इंटीरियर पार्ट ऑफ या इंटरनल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, बादलों का फटना कोने में नहीं हो रही है, कोस्ट में नहीं हो रही, जबकि अब देखा आपने कि बारिश है जो कोस्ट में होती है, लेकिन जो कॉन्टिनेंट का इंटरनल पार्ट होगा, मतलब कहने का मैं कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ किसी। पूरे कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर हम ट्रॉपिकल एरिया की बात करते हैं, अब तो क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया वाली बात है नहीं, अब हमारा टॉपिक बदल गया है, अब तो हम सब जगह की बात करेंगे, लेकिन यस, हमारा फोकस इंडिया ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इंडिया से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको 12 क्षेत्र पढ़ाए थे, 12 रीजन्स पढ़ाए थे कि वेजिटे वेजिटेशन को लेकर के। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो किनारे वाला एरिया है उसमें इक्वेटोरियल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी। फिर मॉनसूनल, फिर सूडान, फिर सहारा फिर सहारा। याद आ रहा है? 12 क्षेत्र पढ़ाए थे। तो ये जो 4 क्षेत्र थे, तो इसमें अंदर की तरफ, मतलब इस वाले रीजन में हम देखते हैं, मतलब किनारे को छोड़ दें तो इस वाले रीजन में हम देख रहे हैं कि क्लाउड बस्ट भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज लिखा है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम ये कहाँ पर होगा? मैक्सिमम इन माउंटेन्स। तो अगली लाइन में लिख लो कि मैक्सिमम यह आपदा, यह आपदा, दिस डिजास्टर इज सीन मैक्सिमम इन द माउंटेनियस रीजन। मैक्सिमम इन द माउंटेनियस रीजन। सर्वाधिक यह आपदा पहाड़ी क्षेत्रों में आती है। स्टीप स्लोप्स, इसी के अंतर्गत ये जो लास्ट पॉइंट आपने लिखा ना अभी, सर्वाधिक यह आपदा पहाड़ी क्षेत्र में आती है, मैक्सिमम इन माउंटेन्स, तो उसी के अंदर सब पॉइंट लिखिए, उसी के अंदर सब पॉइंट लिखिए। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, खड़ी ढाल, स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन्स आर परफेक्ट फॉर द क्लाउड बर्स्ट। पर्वतीय या पहाड़ों का तीव्र ढलान, पहाड़ों की तीव्र ढलान, पहाड़ों की तीव्र ढाल इस घटना के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। इस घटना के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, पर्वतों की तीव्र ढाल, स्टीप स्लोप। ठीक है, स्टीप स्लोप है जो, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल आप लिखो कि कहाँ कहाँ इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं।
एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहला हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न हिमालय, हिमालयाज इन नॉर्थ ऐसे करके, हिमालयाज। उत्तर में हिमालय, हिमालयाज इन नॉर्थ। हाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम। ठीक है, सिक्किम एक। इसके अलावा, इसके अलावा अरावलीज इन द सेंटर, अरावलीज इन सेंटर। ठीक है, तो नॉर्थ और सेंटर में अरावली वाला जो पार्ट है वहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द साउथ, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स इन साउथ, साउथ में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा और ये तो मेजर रीजन हो गए, कुछ एक्स्ट्रा रीजंस इसके अतिरिक्त में, अमरकंटक लिख लो, अमरकंटक में, अमरकंटक, अमरकंटक और अमरकंटक के अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पीक्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, पीक्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू या छोटा नागपुर प्लेट्यू लिख लो। आपको पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में विश्व के सबसे ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या है? तड़ित झंझा, यानी कि गरज के साथ, मतलब जब बादल फटेगा या यूं कहें कि बारिश जब होगी तो उससे पहले गरज बहुत ज्यादा होगी, तो यही वो एरिया है जहां पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट थंडरस्टॉर्म्स आर सीन इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। विश्व के सर्वाधिक तड़ित झंझा यही होती है, छोटा नागपुर पठार में होती है। ठीक है, तड़ित झंझा। चलो, टाइम क्या होता है? टाइम, टाइम पीरियड, ये सब होने का टाइम पीरियड क्या होता है, कब आती है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है मॉनसून, एक तो मॉनसून का टाइम पीरियड होगा, मॉनसून तो कॉमन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन मॉनसून में भी होती है। नॉन मॉनसून, जब गैर मॉनसून होता है, एक मानसून और गैर मानसून, नॉन मॉनसून। और जो ये नॉन मॉनसून के टाइम पर होती है, ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। बाकी मॉनसून के टाइम पे तो ठीक है, बारिश ज्यादा ज्यादा होने वाली है, आपको पता है, तो एजेंसी और सब तैयार हैं कि बाढ़ आएगी तो हम रेस्क्यू कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन अगर नॉन मॉनसून के टाइम पर ये चीजें, घटनाएं हो गई, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मोर डेंजरस, यहां पर लिख लो, मोर डेंजरस एज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होती, ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होती। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया अवेल sufficient water for this disaster, avail, geographical conditions of India avail sufficient water for this disaster। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति भारत की इस आपदा के
पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध कराती है, सॉरी, भौगोलिक स्थिति भारत की इस आपदा में पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध कराती है। क्यों? कहां से मिल जाता है पानी? इसी के आगे सब पॉइंट इसी में एरो बना के लिख लो। क्योंकि भारत तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। इसी के आगे आप डैश लगा के लिखिए, इंडिया इज एनसर्कल्ड बाई ओशियंस फ्रॉम थ्री साइड्स एंड सो encircled by ocean in three sides and so absorbed sufficient water absorbed sufficient water and played important role in the cloud burst and played important role in the cloud burst। भारत तीन तरफ से महासागरों से घिरा है। इसकी वजह से पवन अच्छी मात्रा में जल धारण कर लेती है। पवन अच्छी मात्रा में जल को धारण कर लेती है और बादल प्रस्फुटन में सहायक सिद्ध होती है। बादल प्रस्फुटन में सहायक सिद्ध होती है। बादल प्रस्फुटन में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, बादल प्रस्फुटन में सहायक सिद्ध होती है। चलो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अभी ये एंड नहीं हुआ है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और ये इन्फॉर्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि इस जगह पर सर छोड़ा थी, लास्ट लाइन ये है, वरना मैं नए टॉपिक से शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं और कहाँ कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है ये भी मुझे यहाँ पर बताना है। वैसे तो आपको पता है, बट स्टिल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है इसमें। तो इसी जगह से एंड करेंगे। टेस्ट है अब आप लोगों का 1:30 बजे से, 1:30 से, ठीक है, 1:30 से 3:30 बजे तक टेस्ट है। तो एंजॉय करो, टेस्ट दो, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीवन। अब समझ आ रहा है मुझे, मैं तारीख डाल रहा हूँ कि इसलिए आज कम कम लोग हैं। ओके। नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दिया था, ध्यान नहीं गया था। 14 फेब। ओके। आज टाइगर दिवस भी है, टाइगर डे भी होता है। अरे मैंने बेकार ही डांट दिया, फिर तो बेकार ही आज नियम लगा दिया, आज तो एक्सेप्शन होना चाहिए, है ना। चलो। चलो, थैंक यू।